मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग प्यार के भूखे हैं, इसलिए हमें थोड़ा भी अटेंशन मिल जाता है, थोड़ा भी प्यार मिल जाता है ना, तो हमें लगता है अरे यार इसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। लड़का कैसे सोचता है कि क्या इसे गर्लफ्रेंड बनाने जैसी है या वाइफ बनाने जैसी है? जो सिर्फ ब्यूटी देखकर शादी करते हैं वो पछताते हैं, और आप मार्केट में भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सिर्फ ब्यूटी देखा, वो अट्रैक्शन हुआ, शादी कर ली। मुझे प्लीज अगर 2 या 3-4 ऐसे मिस्टेक्स बता सकते हो जो आज के टाइम पे जेन ज़ी ऑडियंस कर रही है। औरतों के पीछे भागना बंद करो। बहुत सारे मेरे फीमेल फ्रेंड्स और फीमेल क्लाइंट्स है, वो हाई मेंटेनेंस है, उसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है। सोशल मीडिया का कितना इंपॉर्टेंस है एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए? मैं ऐसा मानता हूँ सोशल मीडिया कम यूज करना चाहिए, बिकॉज सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि आपका झगड़ा भी होगा ना तो रील भी वैसे दिखाएगा। इतने डिवोर्सेस हो क्यों रहे हैं? एक बुरे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है डिवोर्स फाइल कर लो। उसके लिए लाइक ना, अभी जैसे मैंने जस्ट न्यूज में देख रहा था कि वो कोई ऐसा रूल है, कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसी चीजें चेक मार्क्स है जो पहले से वो ध्यान रखनी चाहिए? आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे रिलेशनशिप्स को लेके, एक परफेक्ट पार्टनर कैसे ढूंढना चाहिए, या तो अगर हमारी पार्टनर मिल चुके हैं तो वो लव लाइफ या मैरिड लाइफ को किस तरीके से आगे अच्छे से हेल्दी तरीके से लेके जाना चाहिए। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए, इस सारी चीजों पे डिस्कशन करने के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसे गेस्ट को लेके आया हूं जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है ये सेक्टर में। अब तक उन्होंने हजारों फैमिली को गाइड किया है। तो चलो तुरंत उन्हीं से समझते हैं कि किस तरीके से हमारे लाइफ में पार्टनर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो लेट मी वेलकम नक्षत्र सर। नक्षत्र भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच विरल भाई फॉर हैविंग मी। थैंक यू यार, आपको देख करके इतना एक वो ड्रीम कम ट्रू टाइप मेरे लिए सिचुएशन आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको देखा था मुंबई के जियो कन्वेंशनल स्टेज के ऊपर, और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यार काश ये सर हमारे यहाँ पर आए, और तभी एक मैनिफेस्ट हुआ था, और आज देखो ये मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आए। और हमारे बहुत सारे व्यूअर के डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं रिलेशनशिप्स को लेके, और पर्टिकुलरली जब भी मैं आपका पेज देख रहा था तो मुझे पता चला कि आप रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन, ये 2 चीज़ पे ज़्यादा बात करते हो। तो पहले तो मुझे ये समझाइए, एक परफेक्ट रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? आई थिंक मैं कहूँगा कम्युनिकेशन का ही सबसे बड़ा रोल है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे माइंड में जो चल रहा है, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं व्यक्त नहीं करूंगा, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। और रिलेशनशिप में लोग कई बार मुझे कहते हैं कि हम इतने साल से रिलेशनशिप में हैं, तो उसको तो वो समझ जाना चाहिए ना, उसको तो ये पता होना चाहिए ना। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम दोनों बहुत ही डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, और हमारी हिस्ट्री, हमारे एक्सपीरियंसेस इतने अलग हैं कि हम जब तक नहीं बताएंगे आपको, तब तक पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे बोलूँ मुझे प्यार करो, कैसे करो? सो राइट, सो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपको बताना है सामने वाले को कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। सो कम्युनिकेशन इज द ओनली थिंग कि जिससे आपका रिलेशनशिप बच सकता है। और अगर आप कम्युनिकेशन करना नहीं जानते हैं ना, तो ऐसा भी होता है कि लोग डिवोर्स फाइल करते हैं। क्यों? कि बोले इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ये सिचुएशन को फेस नहीं करना है, बोले इसका और कुछ नहीं हो सकता है। बट वो एक कोशिश, अगर आप एक बात कर लेंगे तो उससे रिलेशनशिप बच जाता है। नहीं, और मैक्सिमम डिवोर्स केसेस में यही चीज़ होती है। इसलिए तो बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो ट्राई करते हैं कि यार आप दोनों एक दूसरे की बातें करो, आपके मन में क्या है क्लियरली बताओ, सामने वाले के मन में क्या है सुनो उसे, और शायद ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स बच जाएंगे। तो मुझे पहले तो सर ये चीज़ बताइए, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होने के लिए कौन से ऐसे सबसे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो एक रिलेशनशिप में होने ही चाहिए? सबसे पहला आता है, मैं कहूंगा एवरी इंडिविजुअल को एज ए इंडिविजुअल देखना है। सो मैं ऐसा मानता हूं कि मल्टीप्लेयर गेम है, जैसे टेनिस में डबल्स होते हैं, वैसे ये सिंगल्स का भी गेम है कि आपको अपनी इंडिविजुअल लाइफ ढूंढनी है। कभी ये नहीं मानना है कि मेरा पार्टनर ही सब कुछ मेरे लिए करके दे, या वही मेरी खुशी का जो है वो पूरा डिपेंडेंस उसके ऊपर है। तो आपको एज ए सिंगल प्लेयर भी खेलना है, लेकिन डबल प्लेयर भी है। तो पहले तो अपनी खुशी का जो मैं कहूंगा आपको आपको खुद को ऊपर लेना है कि मेरी खुशी जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरा पार्टनर मुझे खुश ज्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन खुश नहीं कर सकता है। ही कैन मेक मी हैप्पियर बट ही कैन नॉट मेक मी हैप्पी। सो वो शुरुआत सबसे पहले आपसे होती है। सो पहले अपने अंदर के वो हार्मोन्स, जो हैप्पी हार्मोन्स है ना, जो डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन है, उसको जगाइए। सो फर्स्ट थिंग वो आती है। सेकेंड चीज जो मैं कहती हूँ वो ये है, जो आपने बताया, कन्फ्लिक्ट को कैसे डील करना। हर एक कपल के झगड़े होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल कपल वो होते हैं जो उस झगड़े को अच्छी तरीके से डील कर पाते हैं, उसको ह्यूमर में कन्वर्ट कर पाते हैं कि यार देख, तूने ऐसा बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तू कितना कैसा है तू। सो फ्रेंडशिप
के साथ साथ वो अगर चीज़ों को डील करेंगे तो रिश्ता बहुत ही अच्छा होगा। और तीसरा मैं कहता हूँ कि हर एक रिलेशनशिप में ना कोई रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स ऑफ कनेक्शन जिसे मैं कहता हूँ, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इस रूम को हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद वो बिगड़ जाने वाला है। और यही हालत बहुत सारे रिलेशनशिप की है, क्योंकि वो उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, उसके ऊपर एफर्ट नहीं देते हैं, तो रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। रिचुअल का मतलब ये है कि आप एवरी डे अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं, कि जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ग्रो करता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब इस तरीके से तो मैंने कभी ये रिलेशनशिप्स के बारे में सोचा नहीं था। तो बहुत शानदार तरीके से आपने रिलेशनशिप्स को बताया। लेकिन मेरे ख्याल से सारे रिलेशनशिप चालू होते हैं सबसे पहले प्यार से। क्या मुझे बताइए, प्यार सच में होता है या सिर्फ ये एक फीलिंग है, या जस्ट एक ऐसे ही इमोशंस है जो सोच रहे सब लोग उसके बारे में? प्यार तो 100% होता है। आई थिंक लव से ज़्यादा कोई बड़ी एनर्जी नहीं है, बिकॉज़ आप देखिए जब हम प्यार में होते हैं तब हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। लव इज़ द मैं कहूँगा मोस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी, सबसे हाईएस्ट एनर्जी है। और फ़ियर जो है वो सबसे नेगेटिव एनर्जी है। सो व्हेन वी आर लव्ड, जब हमारे अंदर प्यार होता है, तो और उसमें भी मैं 3 टाइप के प्यार कहता हूँ, जो कहते हैं ना सात्विक, राजसिक, तामसिक। सो हमारा जो कभी ना कभी प्यार होता है वो तामसिक होता है, जो पैशन वाला प्यार है, व्हिच इज़ गुड। लेकिन उसी के साथ-साथ मैं कहता हूँ कि वक़्त के साथ वो प्यार को भी ट्रांसेंड होना पड़ता है। कि शुरुआत में जब शादी होती है तब तामसिक प्यार है ना, पैशन है, एक दूसरे को आप छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यही प्यार है, बट दैट्स नॉट प्यार, दैट्स वन पार्ट ऑफ लव। वो पैशन है, लेकिन धीरे धीरे वो पैशन जो है ना वो फ्रेंडशिप, दोस्ती में बदलना चाहिए। इसलिए जो महान आत्मा ने कहा है, शाहरुख खान ने ना, कि प्यार दोस्ती है, दैट इज ट्रू। कि जो लवर अपनी लव लाइफ को फ्रेंडशिप में कन्वर्ट कर पाते हैं ना, उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। ओह! अमेज़िंग, अमेज़िंग, अमेज़िंग। मुझे तो लगा कि प्यार बस खाली वो एक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है कि यार आज किसी से हुआ, कल किसी से हुआ, परसों किसी से हुआ। आप अभी बता रहे थे 3 टाइप के प्यार होते हैं। थोड़ा इसमें और डिटेल में बताइए कि ये क्या होता है तामसिक, और क्या आपने बताया? राइट। क्योंकि एज़ अ बिज़नेसमैन ऑनेस्टली मैं बिज़नेस कोच हूँ, मैं बिज़नेस के बारे में ज़्यादातर बात करता हूँ, तो बिज़नेसमैन के लिए ये होता है कि यार प्यार-व्यार ठीक है, चलो सब बाजू में, पहले धंधे पे फ़ोकस करो, पैसा कमा लो। राइट। और ये एक अलग सेक्टर आ गया कि नहीं यार अभी प्यार के बारे में बात करनी है। तो थोड़ा-सा मुझे इसमें और डिटेल में बताइए, जिससे एज़ अ बिज़नेसमैन, एज़ अ बिज़नेस ओनर हम कनेक्ट कर पाएँ कि हाँ यार ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। सो कोई भी आप देखिए, कोई भी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है अट्रैक्शन से। सो वो है बेसिक फॉर्म ऑफ लव, कि जहाँ पर आपको उनके सामने वाले की पर्सनालिटी, उनका लुक्स, आप उनका स्टेटस, उनका मनी, उनकी उनकी मैं कहूँगा उनके लुक्स, वो सब कुछ पसंद आता है। लेकिन उसके बाद की जो चीज़ आती है ना, उसके ऊपर वो आता है उनका कैरेक्टर। सो वो जो बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है, कि सात्विक और तामसिक दोनों के बीच में जो रजस है ना वो बैलेंस है। यानी कि आपको सामने वाले के फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी बहुत पसंद है, उनको देखकर आप पैशन भी फील होता है कि यार माय हस्बैंड, आई एम सो लकी कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला या ऐसी वाइफ मिली जो इतनी फिजिकली अट्रैक्टिव है। लेकिन साथ में आपको उनकी काइंडनेस, उनकी करुणा, उनके उनका किसी के प्रति बर्ताव, उनका बिहेवियर, उनका डिसिप्लिन, उनका आपके प्रति जो कम्युनिकेशन करने की जो उनकी कैपेसिटी है, वो सारी चीज़ें आपको पसंद आती है। दैट इज़ वेयर वो लव जो है वो पैशन और मैं कहूँगा जो कमिटमेंट है, उस दोनों का कॉम्बिनेशन है। और आपने पूछा लव, तो लव मैं ऐसा मानता हूँ कि लव जो है ना, लव मैं मानता हूँ फीलिंग इन एक्शन है। कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, मेरे लिए आपके प्रति भावना है, फीलिंग है, लेकिन जब वो एक्शन में तब्दील हो जाती है ना, तब वो लव बनता है। करेक्ट, 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 करेक्ट। एब्सोल्युटली मैं भी ये चीज़ से एग्री करता हूँ। कभी-कभी तो मुझे लगता है ना कि यार ये अभी जो आप बता रहे थे अट्रैक्शन के बारे में, कभी-कभी मुझे लगता है कि यार ये अट्रैक्शन ही सब जगह पर होता है। मतलब एज़ इन अगर मैं अपने कॉलेज डेज़ को याद करूँ, तो बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि लाइक चलो यार इसके साथ रहने का मन कर रहा है, यार इसके साथ घूमने जाते हैं, चाय पीते, कॉफ़ी पीते, व्हाटएवर, लाइक मूवी के लिए जाते हैं। फिर कल ऐसा लगता है कि अरे नहीं यार बस ये हो गया, अभी अभी दूसरी जगह पर। तो एक ट्रू लव कैसे फाइंड आउट करेंगे? मतलब कैसे मुझे पता चलेगा कि यार ये इसके साथ मैं रह रहा हूँ, ये सिर्फ़ एक अट्रैक्शन है, लेकिन ये मेरा सच्चा प्यार है। वो ट्रू लव कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? राइट। सो सबसे पहले तो मैं उसे कहता हूँ कॉन्शियसली चूज़ करना। सो सबकॉन्शियस लेवल पर अगर हम देखें, सबसे बेसिक अट्रैक्शन जो होता है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो है हमारा बायोलॉजिकल अट्रैक्शन। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं मर्द हूँ, ठीक है, तो अगर मैं किसी फीमेल को देखता हूँ तो मेल के लिए ब्यूटी, मतलब कि हिप टू वेस्ट का रेशियो, उनके स्किन, उनका आई कलर, उनके बाल, वो यूथफुलनेस जो है ना, वो मेल के लिए अट्रैक्टिव है। वो बायोलॉजिकल मार्कर है उसका, ठीक है, वो है सबसे बेसिक। और फीमेल के लिए क्या होगा? स्ट्रेंथ, मसल्स, रिसोर्सेस, तो वो हो गया बायोलॉजिकल। सो ये हम सब में बेसिक है, बायोलॉजिकल अट्रैक्शन है। लेकिन उसके ऊपर जो लेयर आता है वो मैं कहता हूँ सोशल कंडीशनिंग। सोशल कंडीशनिंग का मतलब कि अगर आपको बचपन से बोला गया है कि ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, तो अब आप
अपने पापा ने, अपने मम्मी ने जो आपको बोला है वो ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ रहे कि हैं। अपनी कास्ट में होना चाहिए, पूजा पाठ करता होना चाहिए, वो कंडीशनिंग हो गया। सो अपने कंडीशनिंग के हिसाब से आप ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर तीसरा जो कॉन्शियस पार्टनरशिप आता है, वो मैं कहता हूँ वो ये होता है कि जहां पर अब आप ये देख रहे हो कि मैं कौन हूं, मेरे गोल्स क्या है, और मैं जिसको अट्रैक्ट करना चाहता हूं क्या उसके भी सेम गोल्स, सेम वैल्यूज, सेम विजन है। तो उसे कहते हैं कॉन्शियस पार्टनरशिप, कि जहां पर आप बायोलॉजिकल सोशल कंडीशनिंग से भी ऊपर उठकर अपने आप के साथ बैठकर सोचते हैं हु एम आई, और मुझे मेरे गोल में, मेरे ग्रोथ में, स्पिरिचुअल जर्नी में सपोर्ट करने वाला कौन मिल सकता है। तो उसे कहते हैं कॉन्शियस पार्टनरशिप। और मेजॉरिटी जो डिवोर्स हो रहे हैं उसका कारण भी यही है कि हमारा कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल या सोशल कंडीशनिंग से हम चूज कर रहे हैं, ना कि हम कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं। अमेजिंग। कॉन्शियसली चूज करने के लिए कोई सही तरीका बताइए, क्योंकि कभी कभी तो ये होता है कि यार हम किसी को बात कर रहे हैं कि नहीं यार, एज एन जब भी कॉलेज स्टूडेंट रहेंगे या कोई भी पर्सन किसी से बात करता रहेगा अपने पार्टनर के साथ, तो ऐसा ही लगेगा कि हाँ यार सामने वाला भी बनावटी रहेगा, हाँ तुझे ये पसंद है, हाँ हाँ मुझे भी ये पसंद है, तुझे ये करना है, हाँ हाँ मुझे भी ये करना है। लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए रिलेशन रहेगा, उसके बाद में उसका असली रंग दिख जाएगा। तो कोई ऐसे हैक्स बताइए जो टॉपिक पे अगर हम बात करें या जो टॉपिक से हम जिस तरीके से बात करें, तो उसका सही पता चल जाएगा ये मेरे लिए मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राइट। सो सबसे आसान तरीका है उनके बिहेवियर को देखना। सो लेट्स से जब आप अराउंड नहीं है तब वो कैसे बात करते हैं, आपसे नहीं बट जो वर्कर्स हैं, वॉचमैन है, वो उनसे कैसे बात करते हैं। अगर वो उनको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है तो वो आपको कभी शायद रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा जो आपको देना चाहिए। शुरुआत में एक्टिंग करेगा। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि जब उनको आप देखिए कि क्या वो पर्सनल ग्रोथ में इंटरेस्टेड है, क्या वो चेंज होने के लिए तैयार है, कि क्या वो सालों से सेम टू सेम रहे। अगर वो चीजें नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं कि रिलेशनशिप के लिए सामने वाला ग्रोथ माइंडसेट वाला होना चाहिए। सो ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि जो अपने में सुधार लाना चाहे, बिकॉज आप भी जानते हैं कि रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत सारे सुधार हमें अपने आप में लाने पड़ते हैं। लाने पड़ते हैं। और अगर आप नहीं लाते हैं तो आप अपने आप को तो दुखी करते हैं, सामने वालों को भी दुखी करते हैं। सो आप ये नहीं कह हाँ सकते कि मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे तो गुस्सा आता ही है, मैं तो कपड़े यहाँ पर ही रखता हूँ, मुझे तो 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। अब बच्चा हो गया है हाँ तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको चेंज होना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी, ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, चेंज होने की क्षमता नहीं है, बहुत ही वो मैं कहूँगा अड़ग है अपने विचारों के ऊपर, तो शायद वो जो आप रिलेशनशिप चाहते हैं वो नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके दोस्त कौन है वो आप देखिए। और कभी भी फीमेल के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैन कभी कभी झूठ बोलते हैं, फीमेल भी बोलते हैं, लेकिन मेल कभी कभी झूठ बोलेंगे आपसे। डोंट गो ऑन द वर्ड्स, जज हिज बिहेवियर। और उसके फ्रेंड्स को देखो आप। मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके फैमिली, उसका बैकग्राउंड चेक, उसकी हेल्थ का चेकअप, उसके उसके फ्रेंड्स कौन है वो देखना, वो सब कुछ बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप जो है वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में जा रहे हैं, तो ये सब कुछ चेक करना। आपने देखा होगा कि जब अक्षय कुमार से ट्विंकल खन्ना शादी करने वाले थे, तो एक मैंने इंटरव्यू देखा था कि जहां पर उन्होंने वो अपनी पूरी डीएनए हिस्ट्री निकाली थी अक्षय कुमार की, कि कौन से उनके डीएनए में वो डिसीज लेकर आए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ऑल दिस। लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं प्यार तो प्यार हो गया तब कर लो। और यही कारण है लोग डिवोर्स भी कर लेते हैं। सो प्यार भी करो, डिवोर्स भी करो। ये एकदम अलग साइकिल है। तो मुझे ये बताइए सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक परफेक्ट पार्टनर ढूँढना है, तो मैं जस्ट अपनी मीटिंग्स याद कर रहा हूँ, जब भी मैं अपने पार्टनर को सबसे फर्स्ट टाइम मिला। तो मुझे ये बताइए कि ये दोनों के मेंटालिटी में क्या फ़र्क रहेगा? ऑब्वियसली मैं अगर किसी पार्टनर को मिल रहा हूँ, उसके साथ डेट पे जा रहा हूँ, उसके साथ बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताइए लड़कियाँ क्या ऑब्ज़र्व करती है लड़कों में फर्स्ट मीटिंग में? अगर लेट्स से मुझे कोई डेटिंग ऐप से कोई मिल गया और आज हम फर्स्ट डेट पे जा रहे हैं, तो लड़की को जब भी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मेरे अंदर क्या-क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करेगी, जिसमें मुझे इम्प्रोवाइज़ करनी चाहिए? राइट। सो मैं क्या ऑब्जर्व करना चाहिए वो मैं कहना चाहूंगा आपसे। फीमेल को हमेशा ये देखना चाहिए जब आप पोटेंशियल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कि सामने वाला कितना रिसोर्सफुल है, कितना डिसाइसिव है, और उसके अंदर ग्रो करने की कितनी कैपेसिटी है। जैसे गौरी खान ने जब शाहरुख खान को पसंद किया था, तब शाहरुख खान नहीं थे, बट शायद उन्होंने वो देखा होगा कि उनके अंदर वो रिसोर्सफुलनेस है, उनके अंदर वो ड्राइव है कि वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। एवरी वुमेन लव्स, एंड फेमिनिन की जब आप बात करें, फेमिनिन जो है वो क्रिएटिव फोर्स है, वो बच्चे को जन्म दे सकते हैं, और इसलिए शी ऑलवेज वांट्स मोर, उसको ज्यादा चाहिए। और इसी के लिए फेमिनिन अपने जो पार्टनर होंगे उनको भी ग्रो करने के लिए फोर्स करेंगे। सो आपको ऐसा ही पार्टनर ढूंढना है कि जो आपके साथ ग्रो करे, और आप वो ग्रोथ होने के बाद आप इंस्पायर हो कि नहीं मुझे भी ग्रो करना है। सो दैट इज द साइकिल जो होती है। सो फीमेल के लिए मैं कहूंगा, भले वो अभी पैसे ना कमाता हो, भले अभी शायद वो उसका बॉडी एकदम परफेक्ट ना हो, लेकिन ये देखना है कि उनके उनके अंदर वो डिजायर है करने की, क्या वो उस जर्नी में है। अगर वो है तो करना है। और दूसरा, पैसे हैं तो किसके हैं,
बाप के पैसे हैं, फैमिली के पैसे हैं, कि खुद के दम पर कमाए हैं। सो खुद के दम पर कमाई हुई होंडा सिटी बाप की मर्सिडीज या BMW से बहुत अच्छी होती है। सो गुजराती में कहते हैं कि पानीदार छोकरो शोधवो જોઈએ। मेरे मामा जी हमेशा कहते हैं पानीदार मतलब कि जो ऐसा इंसान है कि जो कुछ भी करे वो कमाल ही करेगा। करेक्ट। सो रिसोर्सफुलनेस जब होगी, जब डिसाइसिव होगा, और अगर वो डिसाइसिव नहीं है तो शादी के बाद अगर आपके लिए स्टैंड लेने की बात आई मदर फादर के सामने तो वो भी नहीं ले पाएगा। सही है। तो ये फर्स्ट मीटिंग में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो डिसाइसिव है कि फर्स्ट मीटिंग में कभी नहीं पता चलेगा। सो यू हैव टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेकिन उसके लिए एक सोल्यूशन है। जैसे मैंने कहा, और अगेन ये एक गैम्बल जैसा ही है। यू कैन नॉट 100% बी श्योर कि ये ऐसा है कि नहीं है। अगेन यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, और उस चीज़ों में से आती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ जो पोटेंशियल आप मिलते हैं, ट्राई टू मीट देम इन डिफरेंट सिनारियोज। कि कभी कैफे में मिल ली है, कभी पार्क में चले गए, कभी कोई सर्कस में है वहाँ पर चले गए, कभी कोई इवेंट अटेंड कर लिया, क्योंकि पब्लिक सेटिंग में उसका बिहेवियर तुरंत पता चलता है। अगर आप अकेले मिलेंगे तो अकेले तो वो बेस्ट रहेगा, हाँ। लेकिन वो जब बस में पसीना निकल रहा है तब वो कैसे रिएक्ट करता है, जब वो लाइन में खड़ा हुआ है उसको टाइम लग रहा है 1 घंटा, वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें से पता चलता है कि उसका रिएक्शन और उसका इमोशनल जो मैच्योरिटी है वो कितना है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अमेजिंग, अमेजिंग। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी कि एक खाली कैफ़े में नहीं और बाकी सारी जगह पर भी मिलो, क्योंकि अगर समझो किसी ने वहाँ पर मिसबिहेव कर लिया तो वो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि उसने मिसबिहेव किया तो कैसे उसने बुलाया। आई थिंक वो MBBS मूवी में भी था ना, वो एक इवन एक रॉन्ग नंबर करके भी एक सीरीज चल रहा था, मतलब लाइक वो एक रेड फ्लैग्स मिल रहे थे कि नहीं अगर ये है तो नहीं यार ये बंदा सही नहीं है। तो ऐसे कुछ कुछ ऐसे फ्लैग्स आप आइडेंटिफाई कर पाते हो? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, डिसरिस्पेक्ट इज अ मेजर रेड फ्लैग। अगर फीमेल ये देखते हैं कहीं ना कहीं कि वो दूसरे फीमेल को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या अपने से नीचे वाले इंसान को जो सो कॉल्ड हम मानते हैं लेकिन वो नहीं है, अगर उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि अगर मुझे आपको डिसरिस्पेक्ट करना है तो उसका साइकोलॉजी मेरा क्या होगा, माइंडसेट, कि मैं ऊपर हूं आप नीचे हैं, तभी तो डिसरिस्पेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ऊपर मान रहा है, और रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट ऊपर नीचे, इट्स अबाउट इक्वालिटी। सो आपको कैसे इक्वल ट्रीट करेगा? मैंने बोल दिया तो ऐसा ही होगा, फिर कुछ साल के बाद यू रियलाइज करे यार जिससे प्यार किया था ये तो वो इंसान है ही नहीं। सही है, सही है, सही है। मुझे वो सीन याद आया, MBBS में कुछ ऐसा सीन है, वो कुछ रेडियो में उन्होंने बताया था कि ये लड़का तेरे लिए सही है कि नहीं आइडेंटिफाई करना, तो एक काम कर फ़ोन चालू रख, कैफ़े में जा और वो वेटर को बुला। अगर वो वेटर को सीटी बजा के बुला रहा है या करके बुलाएगा तो हाँ, उसका सो ट्रू, सो ट्रू। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें तो हैक पता चल गई यार सब लोग को, आपके मेरे पॉडकास्ट देख रहे सब लोग, तो ये सारी चीज़ें तो पता चल गई है, कुछ डिटेल में चीज़ें जाननी पड़ेगी। अच्छा, इवन लड़कों का भी ऐसा होता है, लड़कों में भी 2 तरीके की लड़कियाँ सामने आती है, मतलब कोई एक लड़की आती है जो गर्लफ्रेंड मटेरियल हो और कोई एक लड़की आएगी जो वाइफ मटेरियल हो। लड़का कैसे सोचता है कि क्या इससे गर्लफ्रेंड बनाने जैसी है या वाइफ बनाने जैसी है? तो लड़कों के लिए मैं हमेशा एडवाइस ये देता हूँ, जैसे फीमेल को खाली पैसे नहीं देखने चाहिए, जैसे मैंने कहा रिसोर्सफुलनेस देखना चाहिए, वैसे ही मेल को ना सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी नहीं देखनी चाहिए। जो सिर्फ ब्यूटी देखकर शादी करते हैं वो पछताते हैं, और आप मार्केट में भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सिर्फ ब्यूटी देखा, वो अट्रैक्शन हुआ, शादी कर ली, लेकिन बाद में रियलाइज कि इस इंसान के साथ आप लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते हैं। सो जो आप मान रहे हैं वो शायद शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, ब्यूटी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये देखना है कि वो जो इंसान है, क्या वो आपके सक्सेस से अट्रैक्ट हुआ है या आपके इनर कोर से अट्रैक्ट हुआ है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि क्या वो नक्षत्र मेवा को जानती है या वो नक्षत्र को जानती है कि जो रियल सेल्फ है, और अगर वो आपके रियल सेल्फ को जानकर उससे प्यार कर पाए, सो उसके लिए टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप मर्सिडीज में घूमते हैं तो कोशिश करो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाने की, एंड सी हर रिएक्शन। गिफ्ट देना बंद कर दो। कभी कभी मेल गलतियां ये करते हैं कि बहुत जल्दी बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, एंड दे कंसिडर कि ये प्यार है, और जैसे ही आपने गिफ्ट बंद कर दिया यू विल सी कि वो आप नहीं तो कोई और सही। हाँ, करेक्ट, और यही करेक्ट, गलती करेक्ट। होती है जब वो पार्टनर सेलेक्ट करता है। सो डोंट फॉल फॉर ब्यूटी। और फीमेल के लिए भी जैसे मैं कह रहा, डोंट फॉल फॉर जस्ट मनी बट सी द कैरेक्टर। सो दोनों केस में यही है कि सामने वाले का कैरेक्टर देखना बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ आउटर ब्यूटी और पैसा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने हाईलाइट कर दी। बहुत सारी जगह पर ये भी होता है, इवन फीमेल्स लाइक अगर कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, अरे यार इतना खर्चा कर रहा है तो इसके पीछे। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि उसका पैसा ये देखो कि उसने कमाया हुआ है कि उसके पापा ने दिया हुआ है। अगर पापा ने दिया हुआ है तो भाई कोई काम का ही नहीं है। खुद से अगर एक फूल भी लेके आया है तो भी वो वैल्यूएबल है, और उससे ज़्यादा वो आपके इमोशंस को
रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, आपको रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी। ऐसी क्या क्या गलतियाँ और भी लोग करते रहेंगे, क्योंकि आई एम वेरी श्योर आप इतने ज़्यादा ज़्यादा लोगों को गाइड कर रहे हो, कोच कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स मिलती रहेगी जो आज के यंगस्टर्स कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो मुझे प्लीज़ अगर 2 या 3-4 ऐसे मिस्टेक्स बता सकते हो जो आज के टाइम पे जेन ज़ी ऑडियंस कर रही है, जो कॉलेज के अंदर ज़्यादातर चल रहा है, वो गलतियों को कैसे इम्प्रूव कर सके। सो मैन के लिए कहूँगा, स्टॉप चेजिंग वुमेन। औरतों के पीछे भागना बंद करो, है ना? ये सबसे मैं कहूँगा सबसे बेकार क्वालिटी है अगर कोई मर्द में होती है। क्या कभी अगर आप शंकर भगवान को देखें या कोई भी एक आइडियल मैस्कुलिन मैन को देखें, क्या कभी आपने उनको चेस करते हुए देखा? क्या कभी आपने देखा कि वो कमेंट कर रहे हैं वी आर सो ब्यूटीफुल और रिप्लाई नहीं किया तो दुखी हो जाते हैं, राइट? सो सिंपिंग जिसे कहते हैं, ये टर्म तो मैं बहुत सीख रहा हूँ अभी बिकॉज़ आई एम फ्रॉम 90s। ये सारी चीज़ें चेजिंग जो है वो बंद करना है और रादर यू हैव टू फोकस कि मैं अपना बेस्ट वर्जन कैसे बनूँ। तो मेन के लिए तो इतना ही है, बिकम द बेस्ट वर्जन कि आप जितना अच्छा बनोगे, आपके अंदर वो स्किल्स, एटीट्यूड, वो कलाएँ होंगी, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। फिर आपको जिसके साथ वाइब्रेशंस मैच होते हैं, जो लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, उनके साथ रिश्ता बिल्ड कीजिए। सो स्टॉप चेजिंग और ये गलत लोगों को जो हम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं ना, खामखा, उनको करने की ज़रूरत भी नहीं है। खामखा उनको पावर देने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और फीमेल के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि डोंट ट्राई टू गेट अटेंशन फ्रॉम योर ओन बॉडी। सो हम इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हैं ना कि वो बॉडी से अटेंशन, राइट? और आजकल तो बहुत सारा अब चल रहा है मार्केट में। आई वुड रिकमेंड कि फोकस ऑन योर ब्यूटी। आई थिंक ब्यूटी इज इंपॉर्टेंट, ब्यूटी इज फेमिनिन, लेकिन उसी के साथ साथ कैरेक्टर बिल्ड करके, कुछ अच्छा काम करके, क्रिएटिविटी करके भी हम वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो गलत रास्ते अटेंशन के अपनाने से भी लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान हो सकता हाँ, क्योंकि आपके ब्यूटी को देख के जो आया है वो सिर्फ टेम्पररी आया है, वो आपकी ब्यूटी को देख के ही आया है। आपकी मेंटेलिटी या आपके सोच को देख के, बिहेवियर को देख के नहीं आया है, तो लॉन्ग टर्म वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। परफेक्ट, परफेक्ट। बहुत लोग बोलते हैं लव जो है वो पेनफुल है। क्या सच में प्यार पेनफुल होता है या ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? है। लव पेनफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम ये आशा रखते हैं कि लव में आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, सो ये थॉट हमें पेन देता है। हाँ। बहुत और लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि यार वो तो मेरे लिए लकी चार्म है, वो हाँ, मेरे लिए आ गई, मेरी लाइफ में आ गई तो मेरी लाइफ बदल अब तो सब जाएगी। कुछ एकदम वो एकदम हाँ, हेवन जैसा हो जाएगा। बॉलीवुड में ऐसा ही सब दिखा हाँ, है। सब शादी शादी होगी उसके बाद की कोई मूवी नहीं होती है। यार आपने देखा है करेक्ट। शादी होगी उसके बाद कोई मूवी नहीं है। उसके बाद मूवी होती है जो हम सामने देखते हैं रियल लाइफ में। सो झगड़ा ही झगड़ा होता है। और इसलिए मैं कहता हूँ लव इज़ नॉट पेनफुल, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि लव जो है ना, वो आपको एक मिरर की तरह काम करता है। हम्म, सो लव आपको अवेयरनेस देता है। सो जब आप हम्म, प्यार में होते हैं कुछ समय के बाद आपकी जो जो बेस्ट और वर्स्ट सेल्फ है, वो आपके लवर के सामने, आपके पार्टनर के सामने ही बाहर आती है। हम्म, सो आपकी जो 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 डीपेस्ट फियर्स हैं वो उनके सामने आते हैं। आपका जो सबसे बुरा स्वभाव है वो आपके लवर के सामने बाहर आता है, वो किसी और के सामने नहीं आता है। और इसीलिए लव पेनफुल है। और इसलिए हमारे अंदर, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे अंदर के जो पार्ट्स हैं ना, वो हमें हील करने हैं। सो रिलेशनशिप इन अ वे एक डिवाइन असाइनमेंट्स होते हैं जो हमें यूनिवर्स ने दिए हैं, जो हमें पूरे करने हैं। सो सामने वाला मौका दे रहा है कि जो हमने हील नहीं किया है, जो इमोशंस को हील नहीं किया है, जो पार्ट्स को हील नहीं किया, उसको हील करके आगे बढ़ना है। और तब तक हील नहीं करेंगे तब तक लव पेनफुल है। वो हील हो जाएगा तो लव एक सेलिब्रेशन है। ट्रू, ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू। सर, ये रिलेशनशिप्स के बारे में मुझे जानना है थोड़ा सा। रिलेशनशिप्स में मुझे ये बताइए, आप इतने सारे कपल्स को भी गाइड कर रहे हो, उनको भी कोच कर रहे हो, तो क्या ऐसी 3 बड़ी गलतियाँ उन्होंने अपने लाइफ में की होगी जो शायद उनसे उसे बचना चाहिए? सबसे पहली गलती तो मैं कहूँगा कि लोग शादी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जहाँ पर स्पेशली फीमेल शादी इसलिए करते हैं नॉट बिकॉज कि वो प्यार है या लाइकिंग है, बिकॉज कि अपने पेरेंट्स का प्रेशर है या सोसाइटी का प्रेशर है या उम्र जा रही है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि ये तो बहुत ही बुरा सौदा है क्योंकि आप उसमें पेरेंट्स को तो दुखी कर रहे हैं, खुद को भी दुखी कर रहे हैं। सेकेंड जो गलतियां लोग करते हैं वो है कम्युनिकेशन ना करना। बहुत सारे फीमेल्स के अंदर ऐसा होता है कि बोलो ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है आप सहन कर लेंगे। सो फीमेल हैज़ अ ग्रेट कैपेसिटी टू टू बेयर, वो सहन कर सकते हैं। एक फीमेल 9 महीने बच्चे को रख सकते हैं, मतलब उनकी कैपेसिटी जो है पेन सहने की वो बहुत ज़्यादा है। सो वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं। और तीसरी गलती लोग ये करते हैं वो ये है कि एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला बदलेगा, वो फर्स्ट स्टेप लेगा और वो ईगो हो जाता है, इग्नोरेंस। सो और उसी की वजह से वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होता है।
सो ट्रू। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी आपने। तो आपका क्या कहने का मतलब ये है कि फिर मम्मी पापा जो आपको लड़का बताया कि यार ये लड़के से तू शादी कर ले, अरेंज मैरिज हम जिसे कहते थे, या इवन आज की तारीख में भी होते हैं, तो क्या वो गलत है? मम्मी पापा जो कहते हैं वो नहीं करना चाहिए शादी के टर्म्स में, या हमें खुद से भी सिलेक्ट करना चाहिए? आई थिंक हाइब्रिड होना चाहिए। सो अरेंज भी होना चाहिए, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले तो आपको पता चला कि ये पार्टनर है, तो आपने तो कंफर्म हो गया कि ये मेरे लिए सही है। देन द सेकेंड स्टेप हमेशा जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो ये है कि अपने नज़दीक के 3-4 दोस्तों को और अपने पेरेंट्स को, या जो आपके कोच हैं, जो आपके गुरु हैं, उनको एक बार दिखा दो। बिकॉज़ जब आप प्यार में होते हैं, कभी-कभी आपका ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है कि उनकी कमियाँ जो है वो आपको नहीं दिखती हैं। यू ऑलवेज़ एम्प्लीफाई कि जो उनकी स्ट्रेंथ है वो, और उसकी वजह से आप बोलते हैं, अरे! ये तो एकदम परफेक्ट है, ये हमारी तो लगता है कि मेरे लिए ही बना है। लेकिन अगर आप 3-4 लोगों को दिखा देंगे, तो एक बार वो बता देंगे कि ये कमियाँ हैं। अब आप ये सोचिए, क्या मैं उनकी कमियों के साथ पूरी ज़िंदगी रह सकता हूँ? और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप किसी को डेट कर रहे होते हैं ना, लोग हमेशा बेस्ट तैयार होकर जाते हैं, बेस्ट दिखते हैं, बेस्ट तरीके से बात करते हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, डोंट डू दैट। आप जो नेचुरल है वो रहिए। क्योंकि अगर आपने वो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, फिर वहाँ से थोड़ा भी नीचे आएँगे, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर यहाँ ही सेट किया है, तो थोड़ा भी ऊपर जाएँगे, अरे! क्या बात है। अमेजिंग। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कि जब भी लड़की को कोई लड़का दिखाया जाता है अरेंज मैरिज में, टिपिकली लाइक मम्मी पापा बोलते कि बेटा ये लड़का तेरे लिए अच्छा है, हमारे रिलेटिव्स में है, तो बात कर ले उनसे। तो वो लड़की तो यार लीस्ट लेके बैठ जाती है कि नहीं यार, शादी के बाद तू मुझे ये करने देगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो आपके हिसाब से ये सारे क्वेश्चन आंसर उसको पूछने चाहिए, नहीं पूछने चाहिए, और इफ़ हाँ पूछने चाहिए क्योंकि उसकी लाइफ का सवाल है, तो क्या-क्या चीज़ों पे उसको पहले ही क्लैरिफ़ाई करनी चाहिए? सी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने एक क्वेश्चन पूछा कि फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो हाउसवाइफ नहीं बनना चाहते हैं, और आपका है कि मैं बाद में काम करने वाले हूँ, तो वो आप बता सकते हैं, एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पूरा लिस्ट आप लेकर जाएँ, राइट? क्योंकि वो फिर आप उनका लिस्ट सामने लेकर आएँगे। सो अगर आप ओवरली एग्रेसिव होकर कोई डिमांड करेंगे, तो रिलेशनशिप के लिए डिमांड नहीं चलेगा, रिलेशनशिप के लिए त्याग, लेट गो चाहिए थोड़ा बहुत। सो हुँ, 1, 2, 3 हो सकता है कि हाँ, फॉर एग्जांपल अल्कोहल नहीं लेता होना चाहिए, ड्रग्स नहीं करता होना चाहिए, और मुझे थोड़ा फ्रीडम दे जो मैं करना चाहती हूँ। करेक्ट। लेकिन अगर आप पूरा लिस्ट बैठकर लेकर जाएँगे, तो प्रॉब्लम हुँ, क्रिएट करेगा। तो फिर वो सामने वाला सोचेगा ये तो यार बहुत हाई मेंटेनेंस है। और लेट मी टेल यू, बहुत सारे मेरे फीमेल फ्रेंड्स और फीमेल क्लाइंट्स हैं, वो हाई मेंटेनेंस है, उसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है। और वो अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस भी अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत तो आपको हुँ। लेट गो करना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इवन आजकल लोग पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत सारी बातें कर लेते हैं कि भाई पहले क्या था, क्यों था? तो क्या ये सच में मैटर करता है? अगर लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़की लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि नहीं यार, ये लड़के का पहले भी 2-3 लड़कियों के साथ कुछ अफ़ेयर हो चुका है, कुछ शादी व्हाटएवर रिलेशनशिप में रह चुके हैं। तो क्या उसे उसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सो पहले तो मैं कहूँगा कि शादी करने से पहले ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। डोंट गो इन डिटेल, कब मिले, कैसे हुआ, नहीं, खाली बता दो कि भाई ये था मेरा, एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। सो ऑनेस्टी आई बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ एक रिश्ता जो है ना, वो 2 चीज़ों पर चलता है लॉन्ग टर्म, वो है ट्रस्ट एंड कमिटमेंट। अगर ट्रस्ट ब्रेक हो गया शुरुआत में ही, तो वापस से किसी के ऊपर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार अगर आपके फ़ोन में कुछ मिल गया ना, तो हमेशा वो अज़म्पशन होगा कि ये कुछ ना कुछ तो होगा, और वही फ़ियर में बेचारा दूसरा पार्टनर जो है पूरी ज़िंदगी रहने वाला है। तो अगर आपने कुछ नहीं बताया है, तो पहले तो बता दो। अगर उनको पता चल गया है, तो वो बहुत ही बुरी चीज़ है। आपसे पता चलेगा वो अच्छा है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ है जिससे ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक नेगेटिव किया है, तो अभी सामने 10 पॉज़िटिव करने पड़ेंगे। तो यू हैव टू रीगेन ट्रस्ट। तो ट्रस्ट गेन करने के लिए जो-जो आपको एफर्ट देना पड़े, एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़े ऑफ़िस में जैसे हम कहते हैं ना, तो वो करना पड़ेगा, और वो करेंगे तो शायद वो ट्रस्ट जो है वो आपका रीगेन कर पाएँगे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। लेकिन अगर सपोज़ करो किसी का एक बार ट्रस्ट टूट गया है, तो क्या वापस से उस पे ट्रस्ट बनेगा लाइफ़ टाइम, या सिर्फ़ वो टेम्परेरी फ़ेज़ के लिए होगा? बन सकता है अगर दोनों के बीच में फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर दोनों के बीच में दीवार है, फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। सो ट्रू, अमेज़िंग। लेकिन इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि फ्रीक्वेंटली बहुत बार हार्ट ब्रेक्स होते हैं लोगों के, लाइक चलो एक बार हर्ट कर दिया, मैंने माफ़ कर दिया, सेकंड बार हर्ट किया, वापस माफ़ कर दिया, लेकिन रिपीटेडली रिपीटेडली वही मिस्टेक्स होती रहती है। तो क्या ऐसे पार्टनर हमारे लिए सही है, या उसे छोड़ देना ही सही होगा? अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है, मैं कहूँगा उसे टॉक्सिक रिलेशनशिप कहेंगे ना। टॉक्सिक का मतलब है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा झगड़े, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जब भी आप बात करते हैं तो झगड़ा ही होता है,
कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट्स है, क्रिटिसिज्म एक दूसरे का, तो वो रिलेशनशिप तो आगे बढ़कर वो तो मैं कहूँगा डिक्लाइन ही होने वाला है. सो इट्स बेटर कि अगर मैरिज है तो डिवोर्स लेना चाहिए, अगर रिलेशनशिप में है तो उसको तोड़ देना चाहिए. बट आई ऑलवेज से कि 1-2 बार चांस देना चाहिए. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अब तो यार ये लगता है कि ये तो बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है जिसमें दोनों का नुकसान हो रहा है, बिकॉज जब आप रिलेशनशिप में होते हैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, सामने वाले की भी जिंदगी आप खराब करते होते हैं. एंड वी एग्री कि जैसे हम ऑफिस में कोई अच्छे से काम नहीं करता है ना, तो जनरली कुछ ना कुछ घर पे हुआ है, वी नो दैट. जब हम रिलेशनशिप में कुछ चैलेंज आते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कुछ इश्यू है, फादर से कुछ इश्यू हुआ है, या वाइफ से कुछ झगड़ा हुआ है, जब ऑफिस में आता है वी कम टू नो कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से वो काम पर फोकस नहीं कर पाता है, और वो रिलेशनशिप हमारे पूरे एरियाज को, हेल्थ को इम्पेक्ट करता है. हम्म सही है, सही है। लेकिन ज़्यादातर कपल्स का आज की तारीख में लाइक इंडिया में जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, ज़्यादातर जितने भी कपल्स हैं उनके साथ ऐसा ही हुआ रहेगा कि जब भी शादी होती है तभी प्यार बहुत ज़्यादा होता है, तभी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा लाइक कंफर्टेबल एंड ऑल। लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद जब भी फैमिली आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं, देन वो बच्चा एक रीज़न बन जाता है फैमिली साथ रहने का। तो क्या ये ऐसा क्यों हो रहा है, पहली चीज़? और अगर ऐसा हो रहा है तो उसका सल्यूशन क्या? अगर मैं अपने आप को 10% प्यार करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा सेल्फ लव का लेवल 10% है, और कोई इंसान मुझे आकर 11% भी प्यार देता है, तो आई बी सो हैप्पी, अरे यार इसने मुझे कितना प्यार दिया. मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग प्यार के भूखे हैं, इसलिए हमें थोड़ा भी अटेंशन मिल जाता है, थोड़ा भी प्यार मिल जाता है ना, तो हमें लगता है अरे यार इसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी. हम्म और इसी के ऊपर फिर हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, करेक्ट, फिर उसके बिहेवियर, हमारा इमोशनल का रिमोट कंट्रोल भी उनको दे देते हैं, फिर करेक्ट। पूरी ज़िंदगी हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं. एंड देन सडनली 2 साल के बाद, 3 साल के बाद रियलाइज़ करे यार अब तो वो नहीं कर रहा जो पहले कर रहा था. सो आपकी लाइफ वापस से वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई जो पहले थी. करेक्ट। सो द सोल्यूशन टू दैट इज कि आपको अपने आप को 100% प्यार करना है, कि जिससे आप उससे कम प्यार एक्सपेक्ट ना करें. और अगर कोई आपको प्यार दे ना दे, यू आर ओके, बिकॉज यू आर इन योर सेल्फ. आप खुद इतने प्यार में है कि आई एम लव, मुझे आइए किसी को चाहिए तो मैं दे देता हूँ थोड़ा बहुत. ट्रू, ट्रू। ये ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है कि लाइक कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती ही रहती है। जैसे बीच में आप टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगेन मुझे ये दोनों के पीछे साइकोलॉजी देखनी है। मतलब एक एक हिसाब से जस्ट थोड़ा-सा मैं डीप डाउन जाना चाहता हूँ कि अगर लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पार्टनर है, 2 पार्टनर्स के बीच में बहस हो रही है, लड़के और लड़की के बीच में, तो दोनों का सोचने का तरीका कैसा होता है? मतलब लड़के क्या सोचते हैं उस आर्ग्यूमेंट को लेके, और लड़की किस तरीके से सोचती है वो उस आर्ग्यूमेंट को लेके? ओके, सो मैं इसको जनरलाइज करने वाला हूँ तो समझने के लिए. मैं मैस्कुलिन फेमिनिन कहूंगा. सो जब मैं मैस्कुलिन कहूंगा मैं मर्द की बात कर रहा हूँ, मैं फेमिनिन कहूंगा तब मैं औरत की बात कर रहा हूँ. जनरली जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो फीमेल जो है वो चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी डील करी जाए. सो अगर उनकी जिंदगी में कुछ हुआ होगा ना, उनके लिए स्ट्रेस रिलीज करने के लिए सबसे पहली चीज होगी कि वो अपने सच्चे दोस्त को फोन करेगी, अरे तुझे पता है आज क्या हुआ. बिकॉज बाय टॉकिंग, बात करने से उनका स्ट्रेस रिलीज होता है, और रिलेशनशिप में भी वो सेम करता है. ठीक है. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है, मेल जो है, मैस्कुलिन जो है, वो जब स्ट्रेस में होता है तब वो बात करके स्ट्रेस रिलीज नहीं करता है. बिकॉज मैस्कुलिन के लिए बात करना मतलब स्ट्रेस को बढ़ाता है. हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बोले अगर कुछ प्रॉब्लम, बोले अभी बात मत करो, कल सुबह में सोचेंगे इसके बारे में, राइट नाउ डोंट टॉक अबाउट इट. बिकॉज हमारा माइंड ऐसे ऑपरेट करता है कि उसके बारे में सोचने से भी स्ट्रेस आता है. अब आप देखिए दोनों एक रूम में है, सो प्रॉब्लम कहां पर है, एक बात करना चाहता है, उसको बोलते हैं अभी सॉर्ट करो मैटर, इसको नींद आ रही है इसको हुँ, सोना है, और वो बेचारा सोना चाहता है बिकॉज वो सोएगा तो सुबह सोच पाएगा. सो हाँ। प्रॉब्लम दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम में है. तो अगर समझ पाना कि फेमिनिन सामने वाले को स्पेस दे कि आई वांट टू टॉक, बट जब भी तुम रेडी हो तब टॉक करे, और सामने वाला ये भी समझे कि हाँ, अंडरस्टैंड कि तुम्हें बात करना है मुझसे, बट कैन यू अलाउ मी सम टाइम, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, थोड़ा हम सेटल होने के बाद बात करें. हुँ, सो ये बहुत जरूरी है. हम क्या करते हैं, वो इसने बोला था 8 बजे बात करेंगे, अभी तक उसका फोन नहीं आया, अजम्पशन, राइट. फिर वो गुस्सा आ जाता है कि बात क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं हुआ. हाँ। करेक्ट, करेक्ट। और इसमें तो बहुत बार मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती है फेमिनिन साइड से। मतलब एक ही बात बार-बार, 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 बार-बार होती रहेगी, क्योंकि शायद कहीं न कहीं उसके दिमाग में सेट है, और लड़के वो समझ नहीं पाते। ये मेरा एक्सपीरियंस है, यू कैन गाइड मच मोर बेटर वे। यस. सो मैं हमेशा कहता हूँ कि फेमिनिन जो है वो आपको डायरेक्ट करते हैं,
वो आपको हिंट देते हैं. हाँ, सो अगर आप जो करना है वो चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं तो वो हिंट देते रहेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे मम्मी कभी मेरे फादर से ये नहीं कहेंगे कि आज ये रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है. माई मदर विल बी लाइक, तुम्हें पता है कि ये रेस्टोरेंट यहाँ पर खुली है? डू यू नो कि यहाँ पर सिजलर खुला है? डू यू नो कि अरे मैं तो बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, बहुत थक गई हूँ. सो दैट्स गिविंग हिंट. और अगर आप हिंट को समझ नहीं पाएंगे तो वो वापस और वापस हिंट देंगे. सो योर जॉब एज अ मैस्कुलिन इज टू फिगर आउट कि वो क्या कहना चाहता है, वो हिंट क्या है. अगर वो बोलेंगे कि बहुत रूम में बहुत ठंडी है, दैट मीन्स कि तुम्हारा जैकेट निकाल कर मुझे दे दो. सो दैट्स द हिंट. मैन इज लाइक कि ठंडी गर्मी लग रही है, एसी बंद कर देना. यू डोंट रियलाइज कि उसको तुम्हारा जैकेट चाहिए. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. मैंने ज़्यादातर ये देखा है कॉलेज स्टूडेंट्स में ये होता है कि वो जब भी डेटिंग ऐप के ऊपर चैट करते हैं कोई दूसरे पार्टनर के साथ या इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं, तो जब भी चैट करने के टाइम पे तो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंट होती है कि भाई सामने वाला मुझे पता है कौन है, मेरे बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है. लेकिन जब भी हम मिलते हैं तो वो सिचुएशन में थोड़ा सा ऑकवर्डनेस आ जाता है. ऐसा क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है? कोविड की वैक्सीन की वजह से आई थिंक ऐसा हुआ होगा. बट आई थिंक मैं जिस जमाने से हूँ वहां पर मुझे चैटिंग में तकलीफ होती है. आप मुझे 1-to-1 मिलो, मैं अच्छे से बात कर पाऊंगा, लेकिन चैटिंग नहीं कर पाऊंगा. उसका सिंपल ये है, वो है मैं कहता हूँ एक्सपोजर. हाँ, कि यंगर जनरेशन का एक्सपोजर चैट में हुआ है, तो चैट में अच्छे बात करते हैं. उनका 1-to-1 बात नहीं हुआ है. आप देखिए कि मेरे जो कजिन है, मेरे सिस्टर, वो कॉलेज में है लेकिन कॉलेज जाते ही नहीं है. सोशल इंटरेक्शन इतना कम हुआ है कम हो उनका गया है. कि वो बात ही नहीं कर पाते हैं किसी से. सो करेक्ट. इट हैज़ टू डू विथ कि आप कितने लोगों से मिले हैं. इसलिए मैं रेकमेंड यही करूंगा कि आप चैट पे तो बात करते हैं, गुड, बट मेक श्योर कि आप लोगों से मिले. तो बाहर जाते हैं तो लोगों से मिलिए, टॉक टू पीपल. हेडफोन हटा दीजिए, एयरपोर्ट निकाल दीजिए, लोगों से बात कीजिए. सोशली एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप चैट में कोई भी इंसान को समझ नहीं पाएंगे. चैट में तो कोई भी इंसान कितना भी फेक हो सकता है. अगर आपको सही में इंसान को समझना है तो उसको पर्सनली मिलना पड़ेगा, उसकी वाइब चेक करनी पड़ेगी, उससे बात करनी पड़ेगी. अमेजिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया जब से आ गया है तब से यही चीज़ हो गई है कि लोग अपने सिर्फ मोबाइल के अंदर पड़े हुए हैं, सिर्फ मोबाइल के अंदर वही देख रहे हैं. तो एक सोशल मीडिया का कितना इंपॉर्टेंस है एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए? मैं ऐसा मानता हूँ सोशल मीडिया कम यूज करना चाहिए. हम्म, बिकॉज सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि आपका झगड़ा भी होगा ना तो रील भी वैसे दिखाएगा. हाँ. सो कि 3 रीजंस व्हाई योर पार्टनर इज टॉक्सिक, 3 रीजंस यू डिजर्व बेटर, राइट. सो ऐसा ऐसा सब कुछ आपको दिखाएगा. सो इट्स गुड, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको एल्गोरिदम को ट्रेन करना पड़ेगा कि जिससे आपको वही चीज देखने को मिले जो आप देखना चाहते हैं. हम्म, सो मेल के लिए डिस्ट्रैक्शन मैं कहूँगा इंस्टाग्राम के ऊपर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे विजुअली ऐसे ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो कहीं ना कहीं मेल अट्रैक्ट हो जाता है. और वो मैं कहता हूँ फीमेल के लिए चीटिंग इज नॉट जस्ट फिजिकल, बट वो मेंटल भी आप किसी को देख रहे हैं वो उनके लिए चीटिंग है, राइट. सो यू हैव, वो कहते हैं ना ब्रह्मचर्य. सो मैंने ये नहीं कहता हूँ कि आपको वो करना चाहिए कंप्लीटली, बट यू हैव टू डायरेक्ट योर एनर्जी. कि मेल के लिए, मैस्कुलिन के लिए मैं हमेशा कहता हूँ या तो आपकी एनर्जी आपके काम में जानी चाहिए, या तो आपकी एनर्जी आपकी वाइफ के लिए, आपके फैमिली के लिए जानी चाहिए. एवरीथिंग एल्स इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन. करेक्ट करेक्ट. ये बहुत बार मैं सोचता हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा जब भी देखता हूँ तभी कि दया भाभी है जेठालाल के लिए, पार्टनर बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी अट्रैक्शन कहीं और है. तो ये अट्रैक्शन सही है पार्टनर के होते हुए या गलत है? उसमें मैं आपको, जैसे आपने बताया, मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा. आपने बीवी नंबर 1 मूवी के बारे में सुना हो, अगर वो देखी हो. दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूवी सलमान खान की, जहां पर करिश्मा कपूर जो है वो उनके वाइफ है और उनका अफेयर होता है सुष्मिता सेन के साथ. और सुष्मिता जो है बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अमेजिंग मॉडल है, और ये जो है वो हाउस वाइफ है. सो यहाँ पर करना ये है सिंपल, ये जैसे मैंने कहा, पैशन भी होना चाहिए और लव भी होना चाहिए. तो उसके लिए फीमेल को मैं कहना चाहता हूँ, जब घर पे भी आप हैं, मेक श्योर कि अपने बॉडी का ख्याल रखें. यू ऑल्सो बिकम फिजिकली अट्रैक्टिव, कि जिससे उसका ध्यान आपके बाहर कहीं जाए नहीं. इफ यू लुक एट दया, शी इज वेरी घरेलू, राइट. सो वो पसंद आता है, शी हैज दैट डिवाइन एनर्जी. बट उसी के साथ साथ कभी कभी थोड़ा बहुत प्लेफुलनेस, थोड़ा बहुत नॉटीनेस, यही है जो रिलेशनशिप को मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म मेंटेन. लेके जाता है. सो ट्रू. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. बहुत लोग बोलते हैं कि सर हार्ट ब्रेक्स होने के बाद में या अगर रिलेशनशिप बराबर नहीं चल रहा है तो आप मूव ऑन करो. लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यार कि मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं. तो मूव ऑन होने का सही तरीका क्या है? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हर एक इंसान का एक बार अपनी ज़िंदगी में हार्ट ब्रेक होना चाहिए. वो कहता है ना, मसल को जब आप जिम में तोड़ते हैं तब मजबूत होता है, जब हार्ट भी एक बार टूटता है तो मजबूत होता है. सो इसलिए लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत मजबूत हूँ. जब हार्ट ब्रेक होता है, इट्स अ ग्रेट, मैं कहूँगा इट्स अ ग्रेट थेरेपी फॉर यू, अगर आप उसको समझे तो. हार्ट ब्रेक आपको बहुत एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है कि जो बहुत ही डार्क है,
लेकिन वहाँ पर लाइट होने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अब अपने आप के बहुत नज़दीक आ जाता है, आपको पता चलता है आपके फियर क्या है, आपको पता चलता है आपकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है। सो इट्स अ ग्रेट फेज। तो जब आप डिप्रेशन में हैं, जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, मेक श्योर यू क्राई, मेक श्योर यू जस्ट लेट इट गो। लेकिन उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसके बाद आपको ये सोचना है कि हार्ट ब्रेक क्यों हुआ। जनरल केसेस में अगर मैं टीनेजर्स की बात करूं, लेट्स से 18 से लेकर 22 या यंग लोगों की बात करूं, उनमें हार्ट ब्रेक इसलिए होता है कि एक जो बंदा होता है वो सामने वाले की जिंदगी में बहुत ज्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट करता है और उसकी वजह से वो नीडी हो जाता है, कहां पर हो तुम, क्या कर रहे हो, और सामने वाला इज लाइक गिव मी सम स्पेस। सो या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल, बट दिस इज द जनरल आइडिया। जब आप किसी के लिए इमोशनल नीडी हो जाते हैं तो वो ब्रेकअप होने ही वाला है। सो रियलाइज किए क्यों हुआ, देन बिकम अ बेटर वर्जन। और उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि हर एक की जिंदगी में एक पर्पस होना चाहिए। जब आप पर्पस के लिए काम करते हैं तो आप डिप्रेस होंगे भी तो बहुत टाइम के लिए नहीं होंगे। सो यू हैव टू फाइंड अ विजन। अगर आपका जिंदगी में फोकस ही रिलेशनशिप है तो आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। आपका फोकस जो है वो उसके साथ साथ पर्पस के ऊपर होना चाहिए, अपने काम के ऊपर होना चाहिए। एंड फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जब आप पर्पस के ऊपर है, जब आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे वैल्यू ऐड करते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, और जब आप फिर रिलेशनशिप में आते हैं और अपने घर पर आते हैं शाम को, यू आर योर बेस्ट सेल्फ, यू आर हैप्पी, तो आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बट अगर आप ही अपने काम से खुश नहीं हैं, थके हारे आते हैं, तो आप रिलेशनशिप को अच्छा जस्टिस दे ही नहीं पाएंगे। सो ट्रू, सो ट्रू। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ तो 2024 में 30% ज़्यादा डिवोर्स हुए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। इतने डिवोर्सेस हो क्यों रहे हैं? मतलब क्या आज की तारीख में लोग बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं या ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में लोग अलग-अलग होके रह रहे हैं? डेटिंग एप्स बहुत आ गई है, सो पीपल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो टेल समथिंग इंटरेस्टिंग कि पहले के ज़माने में हम कहते हैं ना रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि पहले भी रिलेशनशिप बुरे थे, तभी ऑप्शंस नहीं थे। तभी ऑप्शंस नहीं थे, और दूसरा उनके पास आवाज़ नहीं थी। दो हाँ, चीज़ें। अभी क्या हुआ है कि लोगों के पास आवाज़ आ चुकी है। तो जो फॉर एग्जांपल जो फीमेल बहुत सालों से पीड़ित हुए हैं बेचारे, जिनको आवाज़ नहीं मिली है, जिनको मेल ने डोमिनेट किया है, कुछ बोलने के लिए मौका नहीं दिया है, अब उनको आवाज़ मिल रही है। और क्या होता है कि जब एक इंसान को आवाज़ मिलती है ना, दूसरे 10 लोग मोटिवेट होते हैं। सो डिवोर्स मैं तो कहता हूँ दिस इज़ अ गुड थिंग। एक बुरे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है डिवोर्स फाइल कर लो। और 30% ज़्यादा आप बोल रहे हैं, मैं कहूँगा अगर वो सोसाइटी और बच्चों का प्रेशर ना हो तो ये तो 80-90% चले जाएगा। करेक्ट। सो डिवोर्स इसीलिए होते हैं कि जब आप, और मैं ऐसा मानता हूँ सबसे बड़ा कारण डिवोर्स का होना वो ये है, जब सामने वाला दूसरे को अपने से नीचे गिनता है और उसकी लाइफ में वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। सो मैंने बहुत सारे फीमेल को देखा है कहते हुए कि मेरा ये सपना है, मुझे ये करना है, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, बट उनका यही है कि नहीं, तुम्हें यही करना पड़ेगा। जब आपका पार्टनर आपका ड्रीम को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो अगर आप ही सफोकेटेड हैं तो आप सामने कैसे वो हैप्पी दे पाए। दे पाएँगे, सही है। मैंने बहुत सारे केसेस में ये भी देखा है, आज हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो बैंगलोर में एक अभी बीच में किस्सा हो गया था। फीमेल्स को हमारे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है, यू कैन से कि लाइक कोई भी अगर चलो दोनों के बीच में झगड़े हो गए, डिवोर्स करना है, तो एक काम करो, वो हमेशा कौन सी साइड रहेंगे? फीमेल की साइड रहेंगे कि ठीक है, इतना पैसा इनको दे दो, हर महीने इतना देते रहो। जबकि मेल के लिए वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा अगर हो फ्यूचर में किसी और के साथ, तो उसे कैसे बचना चाहिए? आप लेकिन सोचिए ना, ऐसा क्यों है? क्यों फीमेल के फ़ेवर में ये सारे लॉज़ हैं? बिकॉज़ अगर आप देखें तो सालों से फीमेल के प्रति थोड़ा-सा हम देखें तो वो पूर्वाग्रह रखा है हमने। सालों से फीमेल के ऊपर दमन किया है, ये हम माने या ना माने ये सच है, राइट? सो वी हैव बीन मेल डोमिनेटेड कंट्री। इवन में आप वर्ल्ड को भी देखिए, आप प्रेसिडेंट देखिए जो कंट्री को लीड करे वो भी सारे मेल है ना। सो कहीं न कहीं हमने उनको दिया है। सो अब क्या हुआ है, कुछ फीमेल, मैं नहीं कहूँगा सब, कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम्पल हैं जो एलिमनी एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ठीक है डिवोर्स हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाइलाइट क्या होता है सोशल मीडिया के ऊपर? ऐसी टॉक्सिक महिलाएँ जिन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ मर्द से, ये सारी बातें हैं न्यूज़ चैनल को प्रमोट करने की और फ़ियर आप में जगाने की कि ये टॉक्सिक फीमेल आर ऑल फीमेल आर टॉक्सिक, नहीं, दैट्स कुछ फीमेल टॉक्सिक होती है, कुछ नहीं होती है। करेक्ट। आपका नसीब और आपका, मैं कहूँगा आपका लाइफ़ का जर्नी के मुताबिक आप चूज़ करेंगे। मर्द भी बहुत सारे टॉक्सिक होता है ना। लेकिन अभी हाइलाइट कर रहे हो, और मर्द और औरत को बीच में जो है वो मेल वर्सेस फीमेल हो गया अगर आप देखें तो। हुँ। और उसमें हम क्या हो गया, ये फीमेल ऐसे हैं, ये मेल ऐसे हैं। लेकिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम साथ में रहकर ही ग्रो कर पाएँगे। अगर आप चाहते हैं कि हम एक बेटर सोसाइटी क्रिएट करें, तो इट्स नॉट मेल वर्सेस फीमेल, इट्स मेल एंड फीमेल। हुँ। कैसा होता है सर, अभी यहाँ पर बैठ के तो हम बात कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मेल डोमिनेट कंट्री है, प्रेसिडेंट भी सब इन मेल्स हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है,
वो बेचारा अंदर तड़पता रहता है। उसको उसके लिए लाइक अभी जैसे मैंने जस्ट न्यूज़ में देख रहा था कि वो उसको अपने लड़के को मिलने भी नहीं दे रहे थे। उसकी लाइफ पूरी लाइक खराब हो चुकी थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, उतने उससे ज़्यादा वो पैसे माँग रहे थे एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ गवर्नमेंट लॉ उसे कर्ज़ा लेकर के भी देना पड़ता था। तो कहीं न कहीं तो उसके लिए मरना आसान हो गया ना जीने से। राइट। तो ये कहीं न कहीं लॉ भले चलो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए फिर से। दैट्स ट्रू, दैट आई एग्री विद दैट। क्योंकि अगर ऐसा सिमिलर मैं केस देखूँ तो अभी एक हमारे बहुत पॉपुलर क्रिकेटर चहल के साथ भी डिवोर्स केस हुआ। अभी जस्ट हमने फाइनल में देखा, वो आए थे वहाँ पर स्टेडियम में बैठे थे, तो लोग उसकी तरफ सिंपैथी से देख रहे हैं कि भाई यार ठीक है यार, वहाँ पर वो रिलैक्स हो रहा है, फील कर रहा है, लेकिन उसकी लाइफ में जाके देखो कहीं ना कहीं तो उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई है ना। डिवोर्स फाइल हो गया, लड़की पैसे मांग रही है, उसने जितना कमाया है आधे से ज़्यादा उसको देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों से हम कैसे बचें, और काइंड ऑफ कोई ऐसा रूल है, कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसी चीज़ें चेक मार्क्स है जो पहले से वो ध्यान रखनी चाहिए? आपको ये देखना है कि जो सामने वाला इंसान है कि क्या वो आपके पैसे से प्यार करता है या आपसे प्यार करता है। अगर वो आपके पैसे से प्यार करता है, तो वो प्यार छोड़ने के लिए भी पैसा माँगेगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये देखना है कि वो पहले से बहुत ज़्यादा आप ओवर इन्वेस्टमेंट ना कर दो। और जैसे मैंने कहा कि आपको शादी करने से पहले दिखा दो अपने 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 आसपास के दोस्त को। आई एम श्योर कि जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको भी आसपास लोगों ने बोला होगा कि भाई रुक जा, ठहर जा, थोड़ा थोड़ा सोच कर डिसीजन ले। लेकिन क्या होता है कि जब हम प्यार में होते हैं ना, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल एक इसमें बहुत ही समझने वाली चीज़ है। अगर आपको बचपन से बोला गया है ना कि आप बहुत ही काले हैं, आप बहुत ही नाटे हैं, आपका ये है वो है, और अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलता है जो आपकी औकात से बाहर है, हम्म, और अब आपका सोशल स्टेटस बहुत बढ़ गया है, सो आप इमीडिएटली उसमें कूद जाएंगे विदाउट थिंकिंग कि वो प्यार है कि नहीं है। क्योंकि अब वो आपके लिए एक सोशल पर्सोना जो आपका है ना, वो आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं वहां पर। हम्म, सो ये भी बहुत ही सोचने वाली बात होती है। और फीमेल के लिए फॉर एग्जांपल कोई फीमेल ऐसे होते हैं जो बहुत ही गरीब घर से आते हैं, लेकिन उनको बोला तुझे कभी अच्छा नहीं मिलने वाला है, उसको थोड़ा भी ऐसा मिलता है जो बहुत ही रिच है, तुरंत यार लाइक अरे नहीं, ये इससे मेरा इमेज जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये हमें सोच कर डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरी है, कॉन्शियसली सोचना है हमें। एब्सोल्युटली। ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि अभी हमारे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले के टाइम पे तो वो कुंडली वुंडली देखते थे सब कुछ। तो आपको क्या लगता है आज की तारीख में भी लोग ये देखते हैं 36 गुण मैच करना, कुंडली देखना, ग्रह मैच करना? सब कुछ देखना चाहिए, मैं तो मानता हूँ जितना मैच करना है कर लो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैच है कि आपके थॉट्स, आपके वैल्यूज़, आपके गोल्स क्या मैच करते हैं, पहले वो पूछ लो। क्योंकि मैंने बहुत सारे कपल्स को देखा है कि जिनकी कुंडली मैच नहीं करती है, न्यूमरोलॉजिकली कि वो बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी वो कपल्स अच्छे हैं बिकॉज़ वो दोनों बदलने के लिए तैयार हैं। सो द अल्टीमेटली इट्स अबाउट माइंडसेट। कितना आप, अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मैं चेंज होना चाहूँगा। अगर आप बदलने के लिए तैयार हैं तो ग्रह बदल सकते हैं। करेक्ट, 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 करेक्ट। सो ट्रू। बहुत सारे मैरिजेज़ में ऐसा भी होता है, मैंने जस्ट देखा है बहुत बार कि शादी के पहले वो लोग कुछ बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम ये अलाउ करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन बाद में शादी होते ही लड़की अपना रूप दिखाना चालू कर देती है कि भाई नहीं यार, मम्मी पापा के साथ नहीं रहना है, चलो हमें अलग रहना है, न्यूक्लियर फैमिली बनानी है, ये कंफर्ट नहीं है, वो कंफर्ट नहीं है। अभी जस्ट एक मेरे रिलेटिव में ही एक जन के साथ ऐसा हो गया कि शादी के पहले सब कुछ बराबर था, जैसे ही शादी हुई 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ छोटी 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 मिस्टेक्स निकाल करके फैमिली को अलग करने की बात आ गई। तो लाइक वो लड़के के लिए भी हो जाता है कि भाई अभी तो मैं ग्रोइंग एज पे हूँ, अभी फैमिली के साथ रहना है, उनको सपोर्ट करना है, और आप बोल रहे हो कि मुझे अलग लेके जाना है, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी गलत मैसेज जाता है। तो इसीलिए शायद मेरे ख्याल से आज न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आई थिंक अब लोगों को फ्रीडम चाहिए ज़्यादा, राइट? तो मैं ऐसा मानता हूँ एक ही घर में रहो लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे रहो। हमें स्पेस भी चाहिए लेकिन हमें कनेक्शन भी चाहिए। और अगर कोई, और ये मैं कहूँगा हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग है। अगर कोई अलग रहने की माँग कर रहा है तो वो क्यों कह रहा है? सो वो डिपेंड करेगा, किसी को न्यूक्लियर में रहना चाहिए, किसी को अलग रहना चाहिए। आई बिलीव कि दोनों के उसके प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, और वो सबके लिए अलग है। बट करेक्ट। अल्टीमेटली इट इज़ अ डिसीजन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कि बेस्ट क्या है दोनों के लिए। अगर उस तरफ से, इन-लॉज़ की तरफ से बहुत प्रेशर है, बहुत नहीं मज़ा आ रहा है, तो अलग रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको उस तरीके से नहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर साथ में रह सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, तो साथ में भी रह सकता है। बट अल्टीमेटली द गोल इज़ कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। आपके हिसाब से पुराने जनरेशन और ये जनरेशन में कौन सी ऐसी 2 या 3 मेजर चेंज होनी चाहिए जो आज के पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए? पेरेंट्स को एक्सेप्ट ये करना चाहिए कि ये जनरेशन नई है।
है ना? तो पहले तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे ज़माने में वैसा था, तो वैसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग इज़ कि नए ज़माने के साथ ये एक्सेप्ट करना कि जो भी घर में बहू आएगी या जो भी मेरे जहाँ पर मेरी बेटी जाएगी, वहाँ पर जो फैमिली है, उनके साथ एडजस्ट होना है और उनके साथ उनके जो विचार हैं, उनके साथ मुझे मैच करना है, ना कि वो मैच करें। सो अगर हम हम्म, उसके साथ मैच करना शुरू करेंगे, तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। करेक्ट 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 करेक्ट। और इसलिए मैं कहता हूँ लव रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपको इतना फ्लेक्सिबल होना है कि आपको ये नहीं सोचना है मेरी कोई सेवा करे, आपको ये देखना है कि मैं किसकी सेवा करूँ। सो माय मॉम ऑलवेज टेल्स मी कि जब तेरी शादी होगी तो मैं उसकी सेवा करूँगी, आई डोंट नीड कि वो कोई मेरी सेवा करे। फिर वो रिटर्न में थोड़ी बहुत कर दे, ठीक है, बट अदरवाइज आई एम ओके। दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू। तो सर ये मुझे एक दो कोई ऐसे हैक बताइए, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे रिलेशन में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो कौन से ऐसे एक या दो तरीके यूज़ करने से हम अपने रिलेशन को हेल्दी तरीके से सेव कर सकते हैं? सबसे पहले ये सोचना है कि हमारी फ्रेंडशिप कितनी गहरी है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि वो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होता है जिसमें फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंडशिप बिल्ड होती है जब आपके घर में घर का वास्तु ठीक होता है, और जब मैं वास्तु की बात कर रहा हूँ वो है घर की एनर्जी। सो ये चेक करना है कि आपके घर में क्या एवरीडे हस्बैंड वाइफ और फैमिली क्या डेली हग करते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं, क्या 3-4 बार अच्छे शब्द की मैं कहूँगा वार्तालाप होते हैं, तारीफ होती है, अप्रिशिएट होता है, क्या आपके बीच में एक डिनर टेबल के ऊपर एक आध बार बैठकर अच्छी बातें खाना खाते हैं, क्या झूला झूलते हैं आप, क्या अच्छे भजन बजते हैं, क्या अच्छे गाने बजते हैं, क्या आप डांस करते हैं, क्या आपके घर में फीमेल जो है बहुत खुश है, इस सब से वास्तु ठीक होता है। तो अगर आपके घर में ये कल्चर नहीं है, तो ये कल्चर अगर बिल्ड करेंगे तो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो जिस घर में कल्चर है मैं कहूँगा ऑनेस्ट एक्सप्रेशन का, कि जहाँ पर बातों को दबाया नहीं जाता बट ओपनली एक्सप्रेस किया जाता है पॉजिटिवली, काइंडनेस के साथ, जिस घर में एक दूसरे की तारीफ होती रहती है, जिस दूसरे में एक दूसरे के सपने के बारे में पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या कर सकते हैं, करेक्ट। उस घर में रिलेशनशिप अच्छे हो सकता है। और फ्रेंडशिप हम्म। इसीलिए आप कृष्ण भगवान को भी देखिए, वो अर्जुन के साथ दोस्त ही थे। सो भगवान हम्म। नहीं थे, वो दोस्त थे। तो अगर वो भगवान और मैं कहूँगा वो गुरु और शिष्य भी थे इन अ वे, तो भगवान और भक्त के बीच में भी अगर दोस्ती का रिश्ता है, तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो मैं कहूँगा दोस्ती का ही होना चाहिए। करेक्ट। और दोस्ती में देयर इज़ इक्वालिटी। एंड व्हाट डू यू वांट, अगर यही सवाल हम पूछते रहेंगे अपने पार्टनर से कि तुम्हें क्या चाहिए? तो 2 क्वेश्चन मैं हमेशा 2 लोगों को देता हूँ, वो ये है, व्हाट कैन आई डू टू मेक यू फील लव्ड? तुम्हें प्यार फ़ील हो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एंड सेकंड, तुम्हें रिस्पेक्ट मिले उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एंड इफ यू जस्ट हैव दिस, और अगर आप रोज बातें करते हैं, आराम से आपको नींद आती है, आप घर में साथ में हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कब मैं उसको मिलूँ, उससे बात करूँ, दैट मीन्स कि ये आपकी फ्रेंडशिप कह रही है। सो ट्रू सो ट्रू। ये सारी चीज़ें सही चल सकती है जब भी दोनों पार्टनर सेम माइंडसेट वाले हो। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पार्टनर जो है वो ग्रोथ माइंडसेट वाला है और दूसरा पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है जो खुद के बारे में ही सोच रहा है, तो वो सिचुएशन में क्या होगा, कैसे टैकल करना चाहिए? उसमें आप इन्वॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सो लेट्स से आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उनको फोर्स मत कीजिए, ऑर्डर मत कीजिए, बट रिक्वेस्ट कीजिए कि दिस इज समथिंग मुझे लगता है कि तुम्हें पसंद आनी चाहिए, या फिर कुछ नहीं है तो उसके टेबल पर रख दीजिए। सो उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ शायद ये भी हो सकता है कि उसने आपके नज़रियों को अभी देखा ही नहीं है, राइट? उसे लगता है कि सेल्फिश इसलिए भी हो सकता है कि उसको लगता है कि अभी मेरी नीड्स ही पूरी नहीं हुई है, तो मेरे ऊपर ध्यान दो। सो वो एक उसका एक अलग क्राई हो सकता है कि शायद उसकी नीड्स पूरी नहीं हुई है। आपने उसको नहीं समझा है तो उसको लग रहा है कि यार मैं ये सब करके क्या करूँ? जो करना है वो तो करो ना। राइट? सो व्हाट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम? एक मूवी में डायलॉग था ना कि सब ऊपर-ऊपर से बात करते हैं, असली बात तो कोई करता ही नहीं है। और विवेकानंद जी ने कहा था कि डोंट टीच अ बेगर मेटाफिज़िक्स। कोई भूखा है उसको मेटाफिज़िक्स मत सिखाओ, उसको खाना दो। सो उसको क्या खाना चाहिए वो अगर हम समझ लेंगे, तो फिर वो सेल्फ से ऊपर उठकर सेल्फलेस की ओर जाएगा। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। बहुत बार लोग बोलते हैं कि नहीं यार उसको ऐसा चाहिए ना तो हम बदल जाते हैं, उसको ऐसा चाहिए तो मैं बदल जाता हूँ, मैं बदल जाता हूँ, मैं बदल जाता हूँ। फिर एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि जो मैं था और अभी मैं जो हूँ बदल बदल के, वो ज़मीन आसमान का डिफरेंस। तो कहीं कपल्स में, कहीं रिलेशनशिप्स में ये भी आता है कि लोग बहुत ज़्यादा खुद को बदलने की कोशिश करते हैं या सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसे बदलना सही है? कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए, जो आपको खुश करती हैं, जो आपकी कोर पर्सनैलिटी है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मुझे मज़ाक करना बहुत पसंद है और मेरे पार्टनर मुझे एक्सपेक्ट करे कि ये बंद कर दो आप, और उसकी खुशी के लिए मैं बंद कर दूँ। मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है लेकिन मैं बंद कर दूँ।
तो लेकिन मैं बोलूँगा कि ये मैं क्यों चेंज करूँ? सो उसे कहते हैं फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, कि आप बोलो कि हाँ, तुझे मेरा मज़ाक पसंद नहीं है, तो हाँ, तेरे सामने नहीं करूँगा, या ये जोक तुझे पसंद नहीं है, ये नहीं करूँगा। तुझे ब्लैक पसंद नहीं है, तेरे साथ जब आऊँगा तब नहीं पहनूँगा, बट मैं जब मेरे दोस्तों के साथ जाऊँगा तब पहनूँगा। दिस इज़ माय लाइफ। तुझे नहीं पसंद है, तेरे साथ नहीं करूँगा, बट दिस इज़ व्हाट आई विल डू। सो ये कॉमन ग्राउंड ढूँढनी बहुत ज़रूरी होती है, कि जहाँ पर आप ये नहीं बोलते कि मैं कंप्लीटली चेंज हो जाऊँगा, वरना आप खुश नहीं हो पाएँगे। और अगर आप खुश नहीं हैं, आप सामने लोग खुश नहीं नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये आपने बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि उसकी लाइफ में आप जाने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। मुझे पहले तो डिफरेंस बताइए सर, एक सेल्फिशनेस होता है और एक सेल्फ लव होता है। कभी कभी सामने वाले को भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मैं खुद से प्यार कर रहा हूँ यार, मतलब खुद को मैं एक्सप्रेस करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है और पार्टनर के लिए क्या सही है? आई थिंक सेल्फ लव तो होना ही चाहिए। सो अपने बारे में सोचना ये सेल्फ लव है, लेकिन अपने ही बारे में सोचना ये सेल्फिशनेस है। सो अगर 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 रिलेशनशिप आपका ऐसा है कि जहाँ पर सामने वाला आपसे ही मदद मांग रहा है, आपसे ही मेंटरशिप मांग रहा है, आपसे ही सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो सेल्फिशनेस है। लेकिन कभी कभी मांगता है और आपको भी देता है, तो वो सेल्फ लव भी है। सही है, सही है। बहुत सारे कपल्स को है ना, हम लोग एक दूसरे के अंदर एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढते रहते हैं। लोग हमेशा बात करते हैं कि नहीं यार, मुझे एक परफेक्ट पार्टनर मिल गया ना तो मैं ये कर लूँगा। तो ये परफेक्ट पार्टनर आपके हिसाब से जस्ट एक इमेजिनेशन है या सच में ऐसा कुछ होता है? एक बार किसी कोच से किसी ने पूछा था, कि एक फीमेल ने कहा कि आई वांट अ हस्बैंड हु डजंट ड्रिंक, who doesn't smoke, who doesn't get angry on me, who doesn't come very close to me, who doesn't doesn't argue with me, and फिर कोच ने कंप्लीट किया, and who does not exist। कि वैसे एग्जिस्ट भी नहीं करने वाला है, राइट? सो परफेक्ट पार्टनर तो दुनिया में कोई है ही नहीं, करेक्ट। लेकिन परफेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है। और परफेक्ट रिलेशनशिप तब होता है कि जब दो लोग ऐसे आते हैं साथ में, कि जहाँ पर दोनों को अपनी खूबियां और कमियां पता है, और सामने को वो खूबियां कमियां के साथ वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई जैसा है ये मेरा है, आई एक्सेप्ट हिम। ये बदलेगा तो बोनस है, नहीं बदलेगा तो आई एक्सेप्ट हिम। मैं जानता हूँ ये लेजी है, आलसी है, तो आई एक्सेप्ट, मुझे उसको बदलने की जरूरत नहीं है। सो अगर आप वो स्वीकार लेते हैं, रिलेशनशिप वहीं से ब्लूम करता है। सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये सारे रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स लेकर बाहर जाते हैं। अभी जैसे बहुत सारे हमारे कम्युनिटी में ही यूट्यूब के क्रिएटर्स में एक बहुत पॉपुलर क्रिएटर है गौरव। उनकी रिलेशनशिप की जो भी डिस्प्यूट्स थे व्हाटएवर, वो कहीं स्पिरिचुअलिटी में गए, वो प्रेमानंद स्वामी जी के बारे में गए, वहाँ पर आश्रम में जाके उनके पास बैठ कर के वो सॉल्व करने की ट्राई कर रहे थे। तो आपके हिसाब से क्या ये वैलिड है कि अगर एक कोई अच्छे क्रिएटर है या नोन पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सन है, उसको अपने रिलेशनशिप को ऐसे पब्लिकली दिखाना चाहिए? और अगर वो प्रॉब्लम है तो क्या उसका सोल्यूशन स्पिरिचुअलिटी या कोचिंग से आता है, या बस ये खाली पब्लिसिटी स्टंट है? आई थिंक अगर आपके लाइफ में नॉट जस्ट रिलेशनशिप, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम जब आता है, तब हम उसी के पास जाते हैं जो ज्ञानी है। सालों से वही चलते आए हैं कि हम हमेशा ज्ञानी, पहले हम गूगल के ऊपर जाते हैं। अगर आप देखें, फिर हम क्या हाँ, करेंगे, गूगल पे गूगल जाएंगे, करेंगे। चैट जीपीटी पे जाएंगे, वहां पर भी नहीं मिला तो हम कुछ और करेंगे। एस्ट्रो, हम्म अभी तो लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वो ऐप आ गई है, वहां ऐप पर आ गया पूछते है। हैं। सो हम लोग ढूंढना चाहते हैं आंसर कहीं बाहर, तो ऑफ कोर्स वो लोग हमें मदद कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि वो आंसर हमारे अंदर से आना चाहिए। सो 10 जगह हम पूछ सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस आपका खुद का है। तो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की, करो मन की। पूछो। और फिर वहां पर वो पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन से आपके डिफरेंट, वो 6 थिंकिंग हेड्स का जो कंसेप्ट है, कि हाँ, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग लो, और फिर आप उसमें से देखो कि मुझे क्या करना चाहिए। सो हेल्प लेने में मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हेल्प लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी जब आप एज अ प्लेयर, फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, जब प्लेयर्स कोई गेम खेल रहे होते हैं ना, दे डोंट रियलाइज कि वो क्या गलती कर रहे हैं, बट कोच को और फैंस को दिख जाता है ना। कोच बोल सकते हैं, अरे भाई कुलदीप ये करना, तो ये करना है, वी रियलाइज कि बाहर से क्या हो रहा है। सो कभी कभी रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं, दे आर प्लेयर्स, दे डोंट नो व्हाट मिस्टेक्स दे आर मेकिंग, लेकिन थर्ड पर्सन को शायद पता चल सकता है कि गलती क्या है। करेक्ट। सर, आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ये एक्सपीरियंस कैसे मिला? और आप जो ट्रेनिंग देते हो उसमें आप पर्टिकुलरली क्या क्या चीज़ें कवर करते हो? सो मैंने तो बहुत सारी ट्रेनिंग दी है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने 2009 में पहली बार स्नेह देसाई सर का वर्कशॉप अटेंड किया हाँ। था, माइंड पावर। उसके बाद 2014 से मैं माइंड पावर ट्रेनिंग करता हूँ।
ओके। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मैंने लाइफ कोचिंग किया है, मैंने लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूँ। मेरे बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं जहाँ पर सोशल मीडिया गुरु, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, पैशन टू प्रोफेशन, मिलियनर माइंडसेट। सो माय पैशन इज ऑलवेज बीन कि मैं लोगों के पोटेंशियल को बाहर लाना चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग दिया, आई अल्टीमेटली रियलाइज कि रिलेशनशिप एक ऐसी नीश है कि जहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है। और अगर आप मार्केट में देखें, आपको मनी कोच, फाइनेंस कोच, बिजनेस कोच बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। हाँ। लेकिन अगर आप बात करें रिलेशनशिप कोच की, तो आप गिन के 5 या 10 भी ऐसे नहीं होंगे जो आप दे पाएंगे, बट बिजनेस कोच आप दे पाएंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी अगर आप देखें तो रिलेशनशिप में ही मैक्सिमम चैलेंजेस हैं, क्योंकि उसका एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। सो मैं मिशन के ऊपर हूँ कि मैं लोगों के रिलेशनशिप को हील करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि हीलिंग जो है वो राइट एजुकेशन से शुरू होती है, और वो एजुकेशन मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर अलाउिंग मी कि मैं यहाँ से वो एजुकेशन लोगों को दे पाऊँ। अरे एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये एजुकेशन मैं लकी फील कर रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस को यहाँ पर सीखने मिल रहा है, जो शायद ये सारी चीज़ें आप अपने पेड प्रोग्राम्स में देते हो। एब्सोल्युटली। सर, आपके इतने अच्छे एक्सपीरियंस में आपने आप बताया कि शुरुआत आपने की थी माइंड पावर से, तो पहले तो मैं थोड़ा वो सेक्टर में जाना चाहता हूँ कि ये माइंड पावर क्या होता है? सो जब मैंने पहली बार अटेंड किया माइंड पावर, तो माइंड पावर का कंसेप्ट सिंपल है। हमारे 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। और अगर हम उस दोनों माइंड का इस्तेमाल करेंगे, तो हम वो सफलता पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। और हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं फाइट चलती है। कॉन्शियस कहता है सुबह उठना है, सबकॉन्शियस में पैटर्न है, आराम से बैठते हैं। न्यू रिज़ोल्यूशन लिया है, पैटर्न है कि भई ये तो होने ही नहीं वाला है। अमीर बनना है लेकिन आदतें गरीबों वाली हैं। सो वहाँ से मैंने शुरुआत की थी, तो इसीलिए मेरे कोई भी कोर्स में फाउंडेशन जो होता है ना, वो साइकोलॉजी, माइंड पावर, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो सब कुछ रहता है। अमेजिंग, अमेजिंग। तो यही सारी चीज़ें क्या पार्टनर ढूँढने में भी काम लगती है? मतलब अगर क्या क्या मुझे अपने सही लाइफ़ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, तो क्या मैनिफेस्ट कर पाऊँगा? बिल्कुल कर पाएँगे, और आई थिंक हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो करते हैं, जिनको ओह! मैं सिखाता हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैनिफेस्ट करने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कोई है ऐसा इंसान जो मैनिफेस्ट करना चाहता है, मैं ये कहता हूँ, यू बिकम द बेस्ट वर्जन। पहली सबसे बड़ी गलती मैनिफेस्टेशन में ये होती है कि लोग कहते हैं आई एम वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। सुना होगा आपने, आई एम वेटिंग। अब देखिए, वेटिंग की बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। आप रेलवे स्टेशन के ऊपर वेट कर रहे हैं, तो वेट करते करते आप थक जाएंगे, अरे कब आएगी मेरी ट्रेन। वेट नहीं करना है, आपको अलाउ करना है। सो आप अपनी जर्नी में बेस्ट बनिए, जो आपका पैशन है उसको फॉलो कीजिए। और जब आप पैशन को फॉलो करेंगे, कोई अच्छा इंसान दिखेगा तो उसको अलाउ कीजिए, बी ओपन। दरवाजे खुले रखिए कि किसी को आना है, आइए, आई एम ओपन। एंड फर्स्ट गेट टू नो द पर्सन बिफोर बिल्डिंग एनी फिजिकल थिंग विद देम। सो पहले वो अंडरस्टैंड कीजिए और फिर बाद में आप जम कीजिए उसके साथ। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बता दी। आपके प्रोग्राम के बारे में थोड़ा-सा और जानना चाहता हूँ। मैंने आपके बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखे, स्क्रीन के सामने खड़े रह के कुछ ज़ूम सेशंस आपके चलते रहते हैं और हज़ारों लोग अटेंड करते हैं। तो प्रोग्राम्स में आप एग्ज़ैक्टली सिखाते क्या हो और किस तरीके से वो लोगों की लाइफ़ को चेंज कर सकता है? सो आई एम अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ कोचेस। सो स्नेह वर्ल्ड एकेडमिक्स हमारी कंपनी है। वहाँ पर स्नेह सर है, आप जानते हैं, शिवांगी मैम है, अवनी मैम है। सो हमारा एक सिग्नेचर इवेंट है चेंज योर लाइफ, कि जहाँ पर हम लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हैं। और उसी के बाद हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर हम लोगों को माउंट एवरेस्ट बेस कैंप लेकर जाते हैं, माउंट आबू लेकर जाते हैं। इस साल हम लोगों को साउथ अफ्रीका लेकर जाते हैं। सो ऐसे ऐसे डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंसेस। और मेरा जो रिलेशनशिप का प्रोग्राम है, दैट इज को रिलेशनशिप मास्टरी। सो उसमें 1 मंथ का प्रोग्राम होता है, और कपल्स को हम एक 30 डेज़ के चैलेंज में लेकर जाते हैं। और जब वो अटेंड करते हैं, उसके बाद ऐसे-ऐसे केसेस हैं कि वो सेशन के पहले डिवोर्स फाइल किया था, और अब वो अटेंड करने के बाद ऐसा है कि नहीं, हम एक और चांस देना चाहेंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन, मैं कहूँगा इट्स बाय गॉड्स ग्रेस कि जो मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो सर, ये 30 डेज़ में क्या-क्या करते हो आप? बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला हम अपने ऊपर काम करते हैं, माइंडसेट शिफ्ट के ऊपर काम करते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी के ऊपर बात करते हैं, कैसे मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को समझना, उसके बारे में बात करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, सामने वाले की पर्सनैलिटी को कैसे समझना, उसके बारे में बात करते हैं। वी ऑल्सो टॉक अबाउट कि झगड़ा हुआ हो तो उसमें कैसे डील करना, सामने वाला गुस्सा है तो उसमें क्या करना, कौन से रिचुअल्स होने चाहिए, और म्यूचुअल ग्रोथ कैसे किया जाए। सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको कैसे हम आसानी से उसको टैकल करके उसको एक सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएँ। इन-लॉज़ के साथ कैसे डील करना। सो लॉट ऑफ थिंग्स वी टॉक अबाउट इन रिलेशनशिप मास्टरी। जाएँगे एक-एक में डिटेल में? तो मेरे ख्याल से 30 डेज़ यहीं पर मतलब पूरा पॉडकास्ट कंप्लीट हो जाएगा। बट स्टिल अगर आप ये पूरे प्रोग्राम में से कोई ऐसी 5 इंपॉर्टेंट लर्निंग किसी को देना चाहो कि अगर आप ये चीज़ कर लो तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही सक्सेसफुली अच्छी चलेगी, तो वो यस। कौन सी 5 सो मैं 5 पिलर हमेशा कहता हूँ। पहला आता है सेल्फ अवेयरनेस।
मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ जिनको सेल्फ की ही अवेयरनेस नहीं है, वो कौन है, उनके गोल्स क्या है, उनके शॉर्ट कमिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है, उनका इमोशनल स्कोर क्या है, वो नहीं पता। सेल्फ अवेयरनेस पहला। दूसरा आता है वो है इमोशनल मैच्योरिटी, कि आप खुश हैं अभी, अगर आप खुश नहीं हैं तो आपके पार्टनर आपको खुश नहीं कर सकते हैं। सो सेकंड इज इमोशनल मैच्योरिटी, आप गुस्से को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, कितना उसको मैनेज कर पाते हैं। सो सेकंड आता है इमोशनल मैच्योरिटी। तीसरा आता है कम्युनिकेशन की कला, कन्फ्लिक्ट को डील करने की कला, कि आप उसको डील कर पाते हैं या उसको अवॉइड करते हैं या झगड़ा करता है। चौथा आता है वो है म्यूचुअल ग्रोथ, कि आप साथ में कितना ग्रो कर पाते हैं। और पांचवा जो लास्ट आता है वो है रिचुअल्स ऑफ कनेक्शन, कि अब आप उसको डिसिप्लिन में एक बार नहीं, एक बार आई लव यू नहीं, 2016 में बोला था मैंने आई लव यू, नहीं भाई, एवरीडे बोलना पड़ता है। सो इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स मैं कहूँगा वो साधना है, और आपके पार्टनर के साथ वो करनी पड़ती है। और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, लोग मानते हैं कि सच्चा प्यार है तो कभी मरता नहीं है, या प्यार है तो उसे एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये सब गलत बात है। सच्चा प्यार नहीं, झूठा प्यार भी मरता है, सच्चा भी मर जाता है, और अब मरते हुए देखा है। और वो मरता है इसलिए बिकॉज आप उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपने बता दिए। अब मुझे ये कुछ ऐसे 5 एग्ज़ाम्पल्स बताइए, जिनको आपने एज़ इन अगर आपकी टेस्टिमोनियल में देखूँ कि अगर किसी पर्सन का, जैसे आपने बताया, डिवोर्स होने वाला था और अभी डिवोर्स पेपर वो करना छोड़ देते कि चलो अभी हैप्पी लाइफ़ जीना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे 5 लोग हैं और किस तरीके से उनकी लाइफ़ में चेंज आया? सो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अभी अभी डिवोर्स हुआ था, और उन्होंने हमारा सेशन अटेंड किया, और अब उनका नेक्स्ट इंसान, उनको पता है कि वो क्या चाहिए। सो पोटेंशियल उनका मैनिफेस्टेशन हो चुका है कि सेकंड इंसान कैसे होने वाला है। बिकॉज फर्स्ट जब शादी की तब पता चला कि अच्छा ये रेड फ्लैग थे, तो अगर उस वक्त अटेंड किया होता तो वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो गया होता। लेकिन अब ये अटेंड करने के बाद, सो ये प्रोग्राम एक्चुअली कपल्स के लिए है, बट वो सिंगल ने भी अटेंड किया, बट शी रियलाइज्ड कि यार इसमें क्या क्या हो सकता है जो मुझे देखने की जरूरत है ये नेक्स्ट टाइम। डिफ़िकल्ट नहीं हो जाता, मतलब जिसके साथ डिवोर्स फाइल किया है उसको बोल दे कि चल यार 30 दिन अपन साथ में प्रोग्राम अटेंड करते हैं। हमारे माउंट आबू में भी ऐसे केसेस आते हैं अच्छा। कि जहाँ पर हमारे सेल्स टीम बोलते हैं कि सर एक बार आओ आप, फिर आप हमको जो करना है वो खुशी खुशी करेंगे, बट हाँ। एक बार आ जाओ। अच्छा, तो ये माउंट आबू में भी हम साथ में जाते हैं और वहाँ पर ऐसे सो इवेंट वहाँ होती पर है। ट्रैकिंग भी होता है, रिलेशनशिप के सेशन भी होते हैं। सो अरे वहाँ वाह! पर चारों कोचेज रहते हैं, शिवांगी मैम, मैं, स्नेह सर, अवनी मैम, सब लोग रहते हैं। सो वी टॉक अबाउट हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग। अमेज़िंग, अमेज़िंग। ये कुछ लोगों के लिए तो समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अगर मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मतलब मैं आज से 2023 से मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया, उसके पहले 10 साल कोर बिज़नेस, प्योर प्रॉपर, लाइक दिन रात सुबह शाम बिज़नेस। तभी अगर मुझे कोई बोलता है कि यार आँख बंद करो, मेडिटेशन करो, इमेजिन करो कि ऊपर से लाइट आ रही है, तो भाई आई वाज़ लाइक क्या हो रहा है ये सब? तो क्या सच में ये सारी चीज़ों से लोग हील हो पाते हैं? बिल्कुल हिल हो पाता है, बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो फिजिकल एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। सो एट द कोर वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स। और इसी के लिए जब हम वापस से कनेक्ट हो जाते हैं वो एनर्जी के साथ, तो हीलिंग ऑटोमेटिक हो जाता है जब हम सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सो दैट्स वेयर, जैसे मैं कभी मेडिटेशन, मेरे फादर भी कभी नहीं करते मेडिटेशन, और मैस्कुलिन के लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। हमको क्या लगता है कि इतने में तो मैं इतना धंधा बना दूं। बैक ऑफ द माइंड वही चलते रहता है कि यार इसको इसके साथ बात करना है, इसके साथ ये करना है, इसका सेल्स बिल नहीं बना है, यहाँ से इतना पैसा आना है, और वहाँ पर बोलते हैं नहीं ओम बोलो, सांस लो। आई वाज लाइक ठीक है, लेकिन है, मैंने एक्सपीरियंस किया आपके प्रोग्राम में, मुझे सच में वो बहुत अच्छा लगा। और मैं तो चाहूँगा जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सब लोगों को बोलूँगा कि एक बार एक्सपीरियंस करो। आपको लाइफ में ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका। मैंने खुद अटेंड करके आया हूँ, एंड आई एम थैंकफुल टू नक्षत्र भाई। उन्होंने सबसे प्रीमियम जगह पर हमें प्लेस दिया। उन्होंने भी मुझे वही बोला कि आप आओ, आप बैठो, अटेंड करो, एंड देर आर लॉट मैनी चेंजेस। अभी जब वो ऑफिस पे आए तभी मैंने बताया कि देखो ये 1 2 3 4 5 चेंजेस तो मैंने खुद ने अप्लाई कर लिए हैं। सो यस, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सर आपका लिंक तो दे ही दूंगा, यू कैन ज्वाइन। सर, कमिंग बैक टू रिलेशनशिप्स एंड लव, हम प्रोग्राम की फील्ड में तो चले गए थे। ग्रेट। सो लव के बारे में बात करते सर। चलते हैं एक लास्ट राउंड जो हमारे हर एक पॉडकास्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज़ रैपिड फायर। आपको इस फील्ड में, इस सेक्टर में बहुत अच्छी नॉलेज है, तो हम क्विकली कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आपका उसका आंसर और उसका रीज़न भी हम पता करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लोगों को आज की तारीख में क्या करना चाहिए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, और क्यों? हाइब्रिड करना चाहिए। लव भी होना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को पूछ कर करना चाहिए कि वो सही है कि नहीं, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस। फिर अपने दिल की सुनो, लेकिन उनका ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। सो हाइब्रिड, नॉट जस्ट वन, इट्स नॉट और इट्स एंड, लव एंड अरेंज होना चाहिए।
अमेजिंग। रिलेशनशिप में एक अंडररेटेड क्वालिटी जो लोग इग्नोर कर रहे हैं। काइंडनेस। और जितना हम वो बिल्ड करेंगे उतना हम देखेंगे हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा। एक कम्युनिकेशन हैक जो सामने वाले को तुरंत ही इम्प्रेस कर दे। मैं कहूँगा ऑथेंटिसिटी, कि सामने वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश ही मत करो, आप जो हो वो रहो। हम छोटे बच्चों को इसलिए पसंद करते हैं कि वो जो जो जैसा है वैसा रहता है। सो ऑथेंटिसिटी, लॉन्ग टर्म आप इम्प्रेस कर पाएंगे। अगर कुछ बनने की कोशिश की तो शॉर्ट टाइम होगा, लेकिन ऑथेंटिक है तो वो लॉन्ग टर्म होगा, नहीं होगा तो भी ठीक है। सो ट्रू, सो ट्रू। एक ऐसी गलती जो हर किसी को करनी चाहिए। शादी। ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं, मैं कहूँगा जस्ट जस्ट दैट वाज जस्ट अ जोक, लेकिन मैं कहूँगा एक गलती ऐसी है जो लोगों को करनी चाहिए, वो है कि एटलीस्ट एक आध बार एक गलत इंसान के साथ आपका काउंटर होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि सही इंसान सही का क्या हो। वैल्यू क्या Yes, है। इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ बिजनेस, इट कुड बी अ लॉस, जो भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, लवर, फ्रेंड, लेकिन एक बार वो होना चाहिए, वो गलती करनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। सो एक बार आपने वो कर लिया एक्सपीरियंस, नाउ यू नो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ भाई जलता है इससे हाथ, सही है, वो सही गलती है, करनी सही है। चाहिए। नहीं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि धोखा एक बार खाओ, आपको वैल्यू पता चल जाएगी। अमेजिंग, अमेजिंग। अगर अगर मैं एक व्यूअर होता ना, ये वीडियो देखते रहता, तो मैं सबसे पहले क्या करता पता है? मतलब सबसे पहले ये वीडियो को मैं लाइक कर लेता और सब्सक्राइब कर लेता, अगर मैंने नहीं किया हो तो। भाई आप लोग भी कर लो। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं सर को वापस से बुलाऊँ, वापस से हम इस डिस्कशन को और डिटेल में कंटिन्यू करें, क्योंकि आज तो सर की कुछ मीटिंग्स वगैरह है, तो वी हैव टू वाइंड अप। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिस्कशन को और आगे लेके जाए और सर के साथ और भी रिलेशनशिप्स पे बात करनी चाहिए, तो नीचे कमेंट में आप पार्ट 2 लिख लीजिए। अगर आप पार्ट 2 ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हो तो आई एश्योर यू सर, मैं आपसे पहले ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वापस से प्लीज़ आइएगा, हम इस डिस्कशन को और अंदर डिटेल में लेके जाएंगे। डेफिनेटली, फॉर श्योर। वैसे एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, अगर हमारा कोई भी एक व्यूअर जो कॉलेज स्टूडेंट है और वो चाह रहा है कि यार मुझे लड़की मिले या मुझे पार्टनर मिले, तो वो कैसे पार्टनर को ढूंढे, उसके लिए एक छोटी सी टिप अगर आप कोई हमारे व्यूअर को देना चाहो तो। सो सबसे पहले है स्टॉप चेजिंग। जैसे मैंने कहा, अगर वो लड़का है, कॉलेज में है, तो चेज करना बंद करे। फोकस होना चाहिए अपने आप के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर। सो जैसे मैक्सिमम बुक्स रीड कर सकते हैं आप, कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाइए, कोई हॉबी करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को स्किलफुल बनाइए, और फिर फ्रेंड्स बनाइए। मैं कहूँगा सोशल लाइफ बनाइए, ना कि फोकस ये नहीं होना चाहिए मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए। दोस्त बनाइए। सोशली अगर आप उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को देखेंगे तो आप आने वाले समय में बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे और लोग आपके पास आएंगे। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। एक लास्ट क्वेश्चन सर, ब्रेकअप होने के सबसे मेजर रीज़न क्या क्या होते हैं? सबसे पहला ब्रेकअप होने का रीज़न ये है रिलेशनशिप। वही तो है। सो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ डिवोर्स का मेजर कारण है मैरिज। अगर मैरिज ही नहीं तो डिवोर्स तो नहीं डिवोर्स होता। ही नहीं होता था। लेकिन मैं उसका कहूँ 3 कारण है मेजर कारण। सबसे पहला है लैक ऑफ एजुकेशन। हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस को कैसे सस्टेन करना, बहुत सारे उसके एजुकेशन अवेलेबल है। रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए लोग उसको एज अ टैबू देखते हैं कि इसके लिए क्या ज़रूरत है। सो लैक ऑफ एजुकेशन इज नंबर 1। सेकंड मैं कहता हूँ वो है ईगो, कि रिलेशनशिप में आपको सामने वाले को इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, अपने ईगो को रखना पड़ता है। तो ईगो की वजह से द नंबर 1 चैलेंज इज ईगो, द सेकंड नंबर ऑफ चैलेंज इज ईगो। एंड द थर्ड, मैं त्रिशूल के 3 ये कहता हूँ, और उसमें थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आता है जब रिलेशनशिप में डिवोर्स हो जाता है, वो ये होता है डिसरिस्पेक्ट। कि जब कोई भी रिलेशनशिप में आप सामने वाले को अनादर करता है, वो डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण है। बिकॉज फीमेल को अगर आप देखें, स्पेशली फीमेल, अगर आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, देन दैट इज गॉन। फिर वो वापस से वो करने के लिए बहुत वक्त लग जाता है, एंड दैट्स द रीज़न कि जहाँ पर डिवोर्स हो जाता है। बट मेजरली अब मैं कहूँगा लैक ऑफ एजुकेशन, बहुत ज़्यादा एजुकेशन की कमी है, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं है कि हमें कैसे एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा वाइफ बना जाए। एब्सोल्युटली, मतलब मैंने कहीं पर तो पढ़ा था कि आज आप सारी चीज़ें सीखते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस करना है तो बिजनेस कैसे करना उसका ट्रेनिंग होता है। अकाउंट्स कर रहे हो तो अकाउंट्स कैसे करना ट्रेनिंग होता है। लेकिन इफ़ यू वांट टू बी अ गुड पार्टनर, गुड हस्बैंड, गुड वाइफ, तो उसका ट्रेनिंग कहाँ से लेते हो आप? तो वो तो कहीं से सीखा ही नहीं है, और वो एक्सपेरिमेंट में बस जैसे ही चल रहा है, जहाँ से देखा, जहाँ से सीखा, बस वैसे ही ट्रायल कर एंड रहे हैं। एरर चलते रहता है, और कहीं ना कहीं वो ट्रायल एरर में प्रॉब्लम्स भी आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ सिस्टम हैंग जाते हो हैं। जाता है। फिर आप तो कंप्यूटर की भाषा समझते हैं, वो ट्रायल एरर में कुछ गलत बटन दब गया और वो पूरा सिस्टम गया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीखना ज़रूरी है। तो सीखने का बेस्ट सोर्स क्या है? स्टार्ट विद रीडिंग। मैं कहूँगा रीडिंग करनी चाहिए,
और विरल जी की चैनल को आपको सब्सक्राइब करना अरे चाहिए, अरे अरे राइट? अरे सो पॉडकास्ट देखनी चाहिए, बिकॉज मैं पॉडकास्ट से बहुत सीखता हूँ, है हाँ ना? सो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आप जो इंस्टाग्राम देखते हैं उसको रिप्लेस कर दीजिए किंडल से या ऑडियो बुक से, ऑडिबल से। आप जो यूट्यूब देखते हैं या नेटफ्लिक्स देखते हैं उसको रिप्लेस कर दीजिए कोई वेबिनार से या पॉडकास्ट से या कोर्सेज से। आप जो मूवीज़ देखते हैं देखनी चाहिए, लेकिन मूवीज़ में ऐड कर दीजिए कोई सेमिनार्स, बी सिलेक्टिव कोई रिट्रीट, वैसे हाँ बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं देखनी चाहिए। हाँ सो ये सारी चीज़ें आप रिप्लेस करेंगे तो आप लर्निंग में चले जाएंगे, और लर्निंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम द बेस्ट पर्सन। एब्सोल्युटली। और अर्निंग करने के लिए लर्निंग ज़रूरी है। लोगों को अर्निंग बहुत ज़्यादा करना है, तो उसके लिए लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने जैसे बताया रिट्रीट में जाओ, सेमिनार्स में जाओ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ कि लोग आजकल मोबाइल में बहुत ज़्यादा चले गए, फ़ोन में बहुत ज़्यादा, कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद उसी में ज़्यादा चले गए। और सोशल मीडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन नेटवर्क नहीं करना चाहते। तो अगर ये रिट्रीट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से जान पहचान बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ओपन अप हो जाओगे, आप बात कर पाओगे, एंड विच इज़ वेरी मच नीडेड इन टुडेज जनरेशन। ग्रेट, सुपर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, एंड आई अश्योर यू हमारे ये वीडियो पे जितनी ज़्यादा कमेंट्स होगी, मैं आपको एक एक का स्क्रीनशॉट लेकर के भेजूंगा। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ आइएगा, और हम इस डिस्कशन को और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से लोगों को बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। थैंक यू सो मच विरल जी फॉर Thank हैविंग मी, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, बहुत ही मज़ा आया मुझे। थैंक थैंक यू, यू थैंक सो यू। मच।